देखिए, अफ्रीका के बारे में चर्चा हो रही थी। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं पहले, फिर शुरू करता हूँ। ये वाला टॉपिक आसान सा है, कोई मुश्किल टॉपिक है नहीं। बाकी अगर कसम खा लिए कि आनंद जीवन में नहीं लेना है, तब तो भाई अफ्रीका समझ में आने वाला है नहीं। तो अभी पीछे वाली बातें पीछे रख दीजिए, 2 घंटे के बाद फिर आगे ले आइएगा, है ना। अभी के लिए अफ्रीका आगे कर लीजिए और इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, यूपीएससी में जो सबसे ज्यादा सवाल मैप का पूछा जाता है, वो 2 सेक्शन से पूछा जाता है। एक है अफ्रीका और एक है एशिया। अगर ये 2 एरिया सॉलिड हो गए आपके, तो समझिए कि मैप वाला जो सेक्शन होगा एक शानदार स्थिति में होगा। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, आईआर, मैपिंग, ये 4 सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें लगभग 35 से 40 सवाल आते हैं। कभी 8 से 10 साल का पेपर एनालाइज करिए, और एनालाइज करने के बाद देखिए कि सबसे इजी अगर कोई हिस्सा है प्रीलिम्स का, तो वो है मैपिंग और वो है आईआर। आईआर थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ना, 50, 60, 100 पन्ने, तो समझिए पहले तो 2, 4 सवाल आते थे। पिछले 4, 5 सालों का ट्रेंड देखिए, कम से कम 5 से 7 सवाल हैं आईआर के, और सारे करंट के सवाल हैं। इसका मतलब है कि करंट अफेयर्स अगर अच्छे से तैयार किया जाए, तो आईआर आईआर मतलब लोकेशन के साथ जोड़ करके, संस्थाओं के साथ जोड़ करके, या कुछ द्विपक्षीय समझौते हुए हैं या मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आते हैं। एक बार आप लोग घर जा करके एनालाइज करिए, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, आईआर, मैपिंग, ये 4 सेक्शंस का मतलब है 40 सवाल। अगर आपने इसको सॉलिड कर लिया, तो जरा सोचिए कि 40 में से अगर आपने 25 से 30 सवाल सही कर लिए उस दिन, तो आधी लड़ाई आप 40 सवाल में जीत चुके हैं। और बाकी 60 सवालों में से छांट करके भी करेंगे ना, 15 से 20 क्वेश्चन, तो बड़े आराम से कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। तो पीटी क्लियर करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, लेकिन स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब मैपिंग बहुत कुछ लोगों को मुश्किल लगता है। अब मैप का मतलब क्या है, सिंपली विजुअलाइज ही तो करना है कि भाई ये अफ्रीका है। और थोड़ा सा अगर आप बैठ करके देखें, कुछ देशों को मतलब अंडरस्टैंड या कंसिडर करने की कोशिश करें कि भाई अफ्रीका का मैप देखते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत लोगों को मुश्किल लगता है मैप वाला सेक्शन। मुश्किल इसलिए लगता है बेसिकली क्योंकि हम विजुअलाइज नहीं कर पाते। अगर आप आंख बंद करें तो अफ्रीका का मैप आपके मतलब आंखों के सामने घूमना चाहिए, उसकी छवि बननी चाहिए। अगर बन जाएगा तो समझिए मैप का सेक्शन आसान है। और छवि नहीं बन रहा है तो उस दिन भी छवि नहीं बनेगी। उस दिन अगर पूछ लिया कि भाई पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अरेंज कर दो, और आपको उसकी छवि है ही नहीं, तो डेफिनेटली दिक्कत होगा। तो हमेशा जो भी सूचनाएं हैं, चूंकि ये सूचना मैप के साथ है। यहाँ जो भी सूचना, जैसे हम मान लीजिए कि हमने पढ़ा कि भाई आर्टिकल 21 पढ़ लिया आपने। आर्टिकल 21 है ना, राइट टू लाइफ, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। फुटपाथ वाला इशू आ गया कि नहीं उसमें, कि फुटपाथ जो है वो भी फंडामेंटल राइट का ही हिस्सा है, आर्टिकल 21 का ही फर्दर विस्तार है। तो यहाँ पर एक सूचना मिली कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में जजमेंट आया। उस जजमेंट में ये बात लिखी थी, आपको क्या करना था, वो जजमेंट याद रखना था। हरीश राणा के केस में इच्छा मृत्यु वाली बात हुई, यही हुआ ना। तो इच्छा मृत्यु को लेकर के कुछ है ना, डूज एंड डू नॉट्स बनाए सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, कुछ गाइडलाइंस इशू किए। तो आपको क्या याद करना था, हरीश राणा का केस, सुप्रीम कोर्ट का हाल का 2026 का, यही करना था ना। बस ज्योग्राफी में ये है कि जो भी सूचना है, उस सूचना को लोकेशन के साथ जोड़ करके देखना है, तो एक अतिरिक्त डायमेंशन ऐड हो जाता है। हरीश राणा के केस में आपको नहीं जोड़ना है कि भैया मुझे दिल्ली हाई कोर्ट का मैप में दिखाना है कि दिल्ली हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट का लोकेशन है, वहां पर जाकर के ये जजमेंट आया। लेकिन ज्योग्राफी में कोई भी चीज होगा तो उसको लोकेशन के साथ जोड़ करके करना पड़ता है, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात समझने में कई बार देर हो जाती है कि कोई भी, जैसे सियरा लियोन सुना आपने, तो सियरा लियोन सुनने से काम नहीं चलेगा भूगोल में, सियरा लियोन को लोकेट करना पड़ेगा। इतनी सी बात है। अगर हमने कहा पूर्वी अफ्रीका का भ्रंश घाटी, तो पूर्वी अफ्रीका का भ्रंश घाटी अगर आप समझ भी गए हैं कि भाई प्लेटें दूर जाती हैं तो बन गया है, इतने से आपका काम चलेगा नहीं। उस भ्रंश घाटी में कुछ झीलें होंगी, यूपीएससी पूछेगा भाई उत्तर से दक्षिण अरेंज करो। आपने झीलों के नाम याद कर लिए, लेक क्यू, एडवर्ड, सीवू, टंग्यानिका, मलावी, है ना, आपको सारी झीलें याद हैं। लेकिन मैं कहूं कि भाई उत्तर से दक्षिण अरेंज करो, तो मामला फंस जाएगा। लोकेशन, है ना, किसी चीज को लोकेट करना, इतना करना है, और इसके लिए छवि बनानी पड़ेगी। अगर इस एंगल को, इमेज वाले एंगल को इस सूचना के साथ जोड़ लिए तो इसको मैपिंग कहते हैं। अदरवाइज है तो ये सूचना ही है, तो एक इंफॉर्मेशन ही नहीं। बस इतना करना है, यानी कि जब भी कंफ्यूजन हो तो क्या करना है, कोई भी सूचना को मैप में जाकर के देख लेना है। अच्छा भाई आप यहाँ पर हो, अच्छा यहाँ लोकेटेड हो, ठीक है, पूछेंगे तो बता देंगे। इतना करना है। इतना करते ही आपका मैपिंग वाला सेक्शन शानदार हो जाएगा। मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो ये है कि भाई मैपिंग अगर हम कर रहे हैं तो केवल सूचना के दृष्टिकोण से ना करें,
इंफॉर्मेशन के दृष्टिकोण से ना करें, उसके साथ बुद्धि भी लगाएं कि भाई अगर कोई चीज का वितरण है, कोई चीज यहाँ पर पाया जाता है तो उसका तर्क क्या है, क्यों, है ना, वाई, वो समझना जरूरी है। ये समझना कई बार तार्किक रूप से आपको मजबूत बनाता है कि अगर कहीं पर रैशनल सवाल हो, है ना, कुछ यूपीएससी जानना चाहता हो कि भाई क्यों, कारण क्या है इस चीज का, तो कारण वाला तर्कश में अगर तीर होगा तो सूचना के साथ कारण वाला अगर पॉइंट होगा तो बड़े अच्छे से उसको साधा जा सकता है। तो हम लोग का यहाँ पर जो हम मैप की क्लास अभी करेंगे उसमें केवल सूचना पे फोकस नहीं करेंगे, सूचना के साथ साथ थोड़ा थोड़ा उसका जो तर्क हो सकता है उन तर्कों को भी साथ में लेकर के चलेंगे कि भाई इसका कारण ये है, इसका कारण ये है, इसकी स्थिति परिस्थिति ऐसी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली होंगी, पॉलिटी हो चुका होगा, है ना, करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत जो आप लोग पढ़ रहे होंगे उसमें आईआर या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी समझ होगी, नहीं, उम्मीद करता हूं होगी। दुनिया भर में जो आप लोगों ने अभी तक यूपीएससी में पढ़ा है उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत सारी बातों की थोड़ी समझ होगी। हम उन्हीं सब बातों को कि सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, पर्यावरण है, भूगोल है, अलग अलग जो भी चीजें आप लोगों ने पढ़ा है उन सब चीजों को मिला करके समझने की कोशिश करेंगे किसी क्षेत्र विशेष को, क्योंकि कोई भी लोकेशन, कोई भी स्पेस आइसोलेशन में तो देखा नहीं जा सकता। किसी लोकेशन के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे या समझ बनाने की कोशिश करेंगे तो जितने बहुआयामी दृष्टिकोण से आप उसको समझ पाएंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। एक तो जो मैप के क्वेश्चन आएंगे उसके दृष्टिकोण से तो अच्छा होगा ही, जैसे किसी क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल डाल दें, जैसे जैव विविधता आपने पढ़ लिया इन्वायरमेंट में, है ना, ज्यादा लंबा नहीं, बस समझाना चाहता हूँ, बायोडाइवर्सिटी पढ़ लिया। अब बायोडाइवर्सिटी में आप बता रहे हैं भाई अल्फा डाइवर्सिटी ये होता है, बीटा ये होता है, गामा ये होता है, बता रहे होंगे, अगर पूछेगा तो बताएंगे ना। फिर बताएंगे बायोडाइवर्सिटी ह्रास के, जैव विविधता के ह्रास के कारण क्या है, तो कुछ कारण बता रहे होंगे, फिर समाधान बता रहे होंगे, सभी बच्चे यही लिख रहे होंगे। फिर कोई एग्जाम्पल से अपनी बात को सपोर्ट कर रहा होगा ना, अल्फा बीटा गामा को। कोई अगर कह रहा होगा कि जैव विविधता के ह्रास के फलाना फलाना कारण है, 1 2 3 4, तो कोई कारण बता रहा होगा ये फलाना फलाना कारण है, और कोई इस कारण के साथ उदाहरण भी तो दे रहा होगा। तो मैप का सेक्शन आपको वो उदाहरण देता है, आपको भारत से निकाल करके विश्व का भ्रमण कराता है और आपको मदद करता है कि भाई यहाँ पर जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि जैव विविधता के ह्रास का कारण है और हम मैप में पढ़ रहे हैं अमेजन रेन बेसिन या अमेजन का रेन फॉरेस्ट बेसिन कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि भाई पिछले 1 सालों में 75,000 बार आग लगी है ना, तो आप बताएं कि उससे जैव विविधता का ह्रास अमेजन में होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो कोई जैव विविधता के ह्रास का एग्जाम्पल केवल पश्चिमी घाट तक सिमट करके रह गया है और आप पश्चिमी घाट के साथ अमेजन के जंगल में पहुंच गए और वहां से कुछ उदाहरण देकर के एग्जामिनर को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो मैप की क्लास है ये आपको आपके उत्तर को शानदार बनाने में मदद करेगा, केवल ज्योग्राफी में ही नहीं, अलग अलग जगह जहाँ 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 में भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर जैसे हम बहुत सारे राजनीतिक रूप से चर्चा करेंगे, आईआर के दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे, सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से भी चर्चा करेंगे, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी चर्चा करेंगे और भौगोलिक दृष्टिकोण से तो करेंगे ही करेंगे। तो ये टॉपिक ऐसा है, और सामाजिक दृष्टिकोण से भी चर्चा करेंगे। कहीं पर कोई संकट है, सपोज करिए कि कहीं पर क्राइसिस है ना, 2 ट्राइब्स लड़ रहे हैं, तो उसका परिणाम कौन भुगतेगा? 2 ट्राइब्स लड़ेंगे तो जो सबसे उनमें कमजोर तबका होगा या जिसको सबसे ज्यादा हानि पहुंचाई जा सकती होगी, सबसे ज्यादा असुरक्षित तो वही होंगे, बच्चे और महिलाएं। जब भी युद्ध होता है, जब भी इंटरनल क्राइसिस होता है, जब भी इथनिक कन्फ्लिक्ट्स होता है तो सबसे सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं बच्चे और महिलाएं, नहीं? तो अगर आपको महिलाओं की स्थिति के बारे में या क्यों डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, तो लोकतंत्र में सबके अधिकार सुरक्षित होते हैं, लेकिन कट्टरपंथ में सबसे पहले सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं बच्चे और महिलाएं। जब भी इनसिक्योरिटी की स्थिति होती है, असुरक्षा की स्थिति होती है, तो सबसे पहले टारगेट होते हैं महिलाएं और बच्चे। क्लियर है? और अगर महिलाएं और बच्चे टारगेट होंगे तो अगला जनरेशन खराब होने वाला है। अगली जनरेशन डेफिनेटली न शिक्षा व्यवस्था में, न लोकतांत्रिक मूल्यों में, न इथिकल वैल्यूज में वो समाज आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि समाज डिग्रेड होना तय है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने पहले भी चर्चा किया है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, अफगानिस्तान, है ना, पढ़े होंगे आप आईआर में। अफगानिस्तान में कट्टरपंथी ताकतें तालिबान, और तालिबान सबसे पहले किसको सॉफ्ट टारगेट करता है? महिलाओं को, है ना, महिलाओं को टारगेट करता है। क्यों करता है महिलाओं को टारगेट? बेसिकली क्योंकि उसको पता है कि अगर ये महिला शिक्षित हो गई, ये घर से बाहर निकल गई, है ना, एम्पावर्ड हो गई, तो अपने बच्चे को आतंकवादी तो नहीं बनने देगी, तालिबान में तो रिक्रूट नहीं होने देगी। तो फिर तालिबान को के लड़ाके कहाँ से मिलेंगे? तो तालिबान को अगर फ्यूल करना है, उसको लड़ाके चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? महिलाओं को या उसके अधिकारों से वंचित करना पड़ेगा। तो जब भी तालिबान सत्ता में आएगा क्या करेगा? सबसे पहले महिलाओं को साइडलाइन करेगा।
तो हाल क्या होगा अफगानिस्तान का, कैसा समाज बनेगा, लोकतांत्रिक मूल्य वाला या कट्टरपंथी? कट्टर। तो कट्टरपंथ अगर बढ़ेगा तभी तालिबान सत्ता में रहेगा, और कट्टरपंथ रहेगा तो महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। पूरा का पूरा सिस्टम फ्यूएल करता है। तो जहां पर भी कट्टरपंथ होगा, इथनिक कन्फ्लिक्ट्स होंगे, सबसे पहले सॉफ्ट टारगेट्स होंगे महिलाएं और बच्चे। शिक्षित नहीं होने देंगे। बच्चा शिक्षित हो गया तो उनका बंदूक कौन उठाएगा? महिलाएं शिक्षित हो गई तो अपने बच्चे की पहली शिक्षिका कौन होती है? महिला होती है, मदर होती है। वो कभी भी अपने बच्चे को आतंकवादी तो नहीं बनने देगी। तो पूरा का पूरा सिस्टम अगर आपको समझना है, मान लीजिए आतंकवाद के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप पूछा भाई अफगानिस्तान का आतंकवाद बताओ, आप अफगानिस्तान के आतंकवाद के साथ बता सकते हैं दुनिया में जहां भी आतंकवाद होगा वहां पर डेफिनेटली जो होंगे सॉफ्ट टारगेट्स महिलाएं और बच्चे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका में बहुत सारे इथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं, है ना, बहुत सारे हैं, चर्चा करेंगे, और सहारा वाला संभवतः किए होंगे। यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, सोमालिया वाला हिस्सा है, फील्ड स्टेट है, बहुत सारी बातों के बारे में चर्चा हो सकता है। तो ये एक ऐसा क्लास है जो कहीं ना कहीं आपको हर चीज से इंटरलिंक करने में मदद करेगा। शुरू करें? देखिए ये अफ्रीका का नक्शा है ना। अफ्रीका के नक्शे में कुछ है नहीं, अगर इसको देखिए तो ये पूरा का पूरा लोकेशन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय का मतलब है कि यहां से बीच से एक रेखा गुजरती है, उसका नाम है विषुवत रेखा। बीच में एक रेखा है, इसका नाम क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से आधा उत्तर में आधा दक्षिण में, तो इसका मतलब है कि लगभग लगभग 30 से 35 डिग्री और 30 से 35 डिग्री। इस लोकेशन को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय उष्ण क्षेत्र, 0 से 30 के बीच का क्षेत्र। तो अफ्रीका मूलतः एक उष्णकटिबंधीय महाद्वीप है, एक ऐसा महाद्वीप जहां लगभग साल भर गर्मी की स्थिति होती है। शीत ऋतु बहुत ही लिमिटेड और सीमित होती है। मुख्यतः गर्मी की स्थिति, लॉन्ग समर सीजन होता है। जैसे मान लीजिए भारत है, 30 डिग्री के नीचे है मुख्यतः, तो हमारे यहाँ क्या होता है, 7-8 महीने की गर्मी होती है और 3-4 महीने की ठंडी हो जाती है। दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, इतने में हम खुश हो जाते हैं कि चलो थोड़ा ठंडी तो पड़ी। तो सेम स्थिति इनकी भी होगी, 8-9 महीने गर्मी को झेलेंगे और बाकी 2 से 2.5-3 महीने, वो भी खास करके जो ऊपर वाले इलाके होंगे वहां थोड़ा सा तापमान तुलनात्मक रूप से कम होगा। लेकिन वो भी तापमान बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, क्यों? समुद्र है यहाँ, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर भी है, चारों तरफ समुद्र है। और समुद्र न बहुत ज्यादा, यानी पानी बहुत देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, तब बहुत ज्यादा गर्म होने देता है ना बहुत ज्यादा ठंडा होने देता है। मैंने आपके साथ जो भी अफ्रीका की चर्चा की होगी पहले, है ना, आज जैसे ये पूरा अफ्रीका है, तो अगर हमको अफ्रीका का अध्ययन करना है तो एक पैटर्न में अध्ययन करना चाहिए। पैटर्न में अध्ययन करने का मतलब है कि मान लेते हैं कि सपोज करिए 0 डिग्री की रेखा है ना, तो डेफिनेटली 23 डिग्री की रेखा भी गुजरती होगी यहाँ से, है ना। इसको क्या कहेंगे? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे से अगर गुजरेगा तो इसका नाम क्या होगा? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, या मकर रेखा 23.5 डिग्री। तो हम ये क्या करें, एक यार इसके उत्तर वाला कर लेते हैं पूरा, ये कर सकते हैं, एक रीजन हो सकता है, तो इसको क्या कहूंगा मैं? नॉर्थ अफ्रीका। ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको क्या कहूंगा? वेस्ट अफ्रीका कह सकता हूं ना, वेस्ट अफ्रीका। ऐसे ही इस वाले हिस्से को क्या कहूंगा? ईस्ट अफ्रीका। और ये जो पीला पीला रंग देख रहे हैं इसको क्या कहूंगा? सेंट्रल अफ्रीका। नहीं, और इसके नीचे जो देश होंगे उसको क्या कहेंगे? सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो अगर इसको रीजन में अध्ययन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इंस्टेड कि कहीं पर से भी कोई भी देश उठा लूं तो दिक्कत होगा समझने में। तो उसका तरीका क्या होना चाहिए कि एक एक रीजन लें, उसको समझें। जैसे अगर एक रीजन लेंगे पूरा, तो एक बात तो कॉमन होगी कि लगभग जलवायु सबकी सेम होगी। अगर एक क्षेत्र लेंगे यहाँ वाला, तो लगभग जलवायु सबकी क्या होगी? समान होगी। तो देश के नाम बदलते रहेंगे लेकिन जलवायु का पैटर्न तो समझ में आ जाएगा। फिर बाकी देख लेंगे राजनीतिक स्थिति क्या है ना, संसाधन क्या है, रिसोर्सेज क्या है, नदियां क्या है, झीलें क्या है, बस यही तो करना है। फिर बस उस सूचना को थोड़ा बहुत इधर उधर करना होगा। बाकी क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक धागा जो सबको पिरो रहा होगा। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है ये वाला हिस्सा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। क्लियर है? यहां से शुरू कर लेते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। लग रहा है देखने में? अब यहां इसको ऐसे सोचिए कि गाय का सींग होता है ना, तो क्या ये सींग की तरह नहीं है ये वाला हिस्सा? है ना, सींग। सींग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हॉर्न। तो इसी को कहा जाता है क्या?
हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का हॉर्न है, अफ्रीका का सींग है। कहते हैं ना कई बार यूपीएससी पूछता है इनमें से कौन कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है, तो भाई यहां जो देश होंगे वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा हो जाएंगे। नहीं, अभी लिखते है सब कुछ, है ना, पीडीएफ मिल जाएगा सबका। बस इसको कहते हैं क्या, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या लग रहा है कौन सा देश है ये? सोमालिया। अभी कह रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा है, आ तो रहा है, सोमालिया, है ना। इसके बगल में एक छोटा सा देश कौन सा है? ये जिबूती। और ये कौन सा देश है? ये एरिट्रिया। और ये इथोपिया। ये बाकी नीचे कीनिया पूरा, नैरोबी, कीनिया, नैरोबी सब अलग अलग है ना। और ठीक है, कुल मिलाकर के ये देश कर दें। पॉइंट ये है कि एक एक देश को डिटेल में करेंगे, समझेंगे। यानी कि यहां से लेकर के एरिट्रिया से लेकर के ये जो देश है यहां तक, कौन सा देश है ये? मोजाम्बिक या तंजानिया? तंजानिया। कोई कॉमिक्स पढ़ता था क्या बच्चे में, बचपन में? सुपर कमांडो ध्रुव किसी ने पढ़ा है? या हम बाबा आदम के जमाने में थे वो पढ़ते थे? सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक्स किसी ने पढ़ा है? नागराज, नागराज का पढ़ा है? अच्छा, पढ़े आप? ठीक है, हमारे जमाने के हैं क्या? क्योंकि अकेले ही मिले आप। तो सुपर कमांडो ध्रुव पहले कॉमिक्स आते थे बचपन में, तो उसमें ये तंजानिया जो है ना, मैंने पहली बार उस कॉमिक्स में पढ़ा था। और उसमें था एक कहानी का नाम था थोड़ांगा की मौत। थोड़ांगा नाम का राजा था जो यहाँ तंजानिया का राजा था। हाथी बहुत होते हैं, वर्षा ज्यादा होती है, तो उस संदर्भ में तो ये तंजानिया से लेकर के एरिट्रिया तक, ये ऊपर एरिट्रिया है और ये तंजानिया है, इन देशों को हम कवर करेंगे। क्लियर है? ये हमारा टारगेट है कि इसकी समझ हम बनाएं कि भाई ये क्या मसला है। मैप बोला था आप लोगों को लेकर के आने के लिए, ठीक है। तो आप लोग एक बार बोले थे हम मैप लाने के लिए, एटलस बोले थे ना, नहीं लाए हैं तो अगल बगल में झांक लीजिए यार। और मुझे ये बताइए कि ये जो लोकेशन है एरिट्रिया से लेकर के तंजानिया तक, इसका इसका विषुवत रेखाई लोकेशन क्या है, सॉरी अक्षांशीय लोकेशन क्या है? 0 से 10 के आसपास है, देखिए जरा, 0 से 10, 12, 15 ऐसा कुछ है? 12, 15, 17 है? तो क्या लगता है बारिश होती होगी कि नहीं? विषुवत रेखा के करीब है, होती होगी। तो वर्षा वाला क्षेत्र होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो ध्यान रख लीजिए कि एरिट्रिया से लेकर के तंजानिया तब वर्षा खूब होती है ना। तो वनस्पति, पेड़ पौधे, जंगल वंगल ठीक ठाक होंगे, कम होंगे? जैव विविधता, जैव विविधता कम होगा या ज्यादा होगा? ऐसे लॉजिक लगा लीजिए थोड़ा सा, है ना। तो ये लोकेशन वही है, वो लोकेशन है जो केरला का लोकेशन है, जो तमिलनाडु का लोकेशन है, जो कर्नाटका का लोकेशन है। अक्षांशीय स्थिति पे 0 से लेकर के 17 बोला ना आपने, तो इसका मतलब है 0 से 17 मान लेते हैं, 15 मान लीजिए ना, 0 से 15 डिग्री। तो इसका मतलब है कि 0 से 15 डिग्री अगर कीनिया की तरफ आता हूं, अब ध्यान से देखिए, कीनिया नाम का जो देश है पॉलिटिकल मैप में देखें, अगर कीनिया की तरफ जाता हूं, एरिट्रिया से कीनिया की तरफ आता हूं, देखिए मैप में, मैप में देखिए, मेरी तरफ नहीं, मैप में देखिए कि अगर मैं एरिट्रिया से कीनिया की तरफ जाता हूं तो क्या लगता है वर्षा की मात्रा कम होगी या बढ़ जाएगी? सही है यार, तो बढ़ जाएगी वर्षा। तो एरिट्रिया से कीनिया की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता बढ़ जाएगा। वनस्पति का घनत्व, वर्षा वाले वन कहाँ मिलेंगे? एरिट्रिया में मिलेंगे या कीनिया में मिलेंगे? बहुत सारे लोकेशन तो आप देख करके बता सकते हैं कि नहीं? इसके लिए कौन से किताबी ज्ञान की जरूरत है कि नहीं? बैठना है, लोकेशन देखना है, थोड़ा सा समझना है ना। चलिए शुरू करता हूं। ईस्ट अफ्रीका हमारा टारगेट है। ईस्ट अफ्रीका के बारे में हमको चर्चा करना है। ये एरिट्रिया या जिबूती से लेकर के कहां तक? तंजानिया तक, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं एक एक करके, समझते चले जाते हैं। देखिए यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां पर सॉरी ये थोड़ा, यहां से शुरू करते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा देश लग रहा है? ये इथोपिया। क्लियर है? आप अपने फिजिकल मैप में एक बार इथोपिया को देखिए, भौतिक मैप में।
पहले पॉलिटिकल मैप देख लीजिए इथोपिया का, और पॉलिटिकल मैप देखने के बाद इथोपिया का लोकेशन भौतिक मैप में देखिए। देख रहे हैं? तो अगर मैं कहूं कि इथोपिया एक पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, तो स्टेटमेंट सही होगा। मुख्यतः पर्वतीय और पठारी क्षेत्र है, तो स्टेटमेंट सही होगा। सहमत है? ठीक है। अब पर्वतीय और पठारी क्षेत्र है तो ऊंचाई बढ़ेगी, और तट के पास है, तट से दूर है? तट के पास है। समुद्र का तट लगता है क्या? आराम से देखिए और बताइए, ध्यान से देखिए और बताइए। थोड़ा बहुत, छोटा मोटा, कहीं पर नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं लैंडलॉक्ड कंट्री है? क्या मैं ये कह सकता हूं लैंडलॉक्ड कंट्री? चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। अफ्रीका में बहुत कम देश हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, उसमें से एक इथोपिया भी है। और इथोपिया का लोकेशन देख करके लगता है यार थोड़ा तो लग जाता होगा कहीं ना कहीं, है ना, सॉरी अरब सागर से थोड़ा सा हिस्सा तो लग ही जाता होगा, लेकिन एक्चुअली में लगता नहीं। लेकिन हाँ, समुद्र के करीब है और ऊंचाई है। तो ये बताएं कि सपोज करिए कि ये अफ्रीका का मान लेते हैं मैप है, इस अफ्रीका के मैप में यहाँ इथोपिया अवस्थित है, और ये ऐसे ऊंचा है, ऐसे ऊंचा है, पठार है ना, इसको ऐसे समझिए। तो जब समुद्र की हवाएं यहाँ से आएंगी आएंगी तो क्या ये पर्वत इनको ऊपर की तरफ धकेलेगा? धकेलेगा। और अगर हवा ऊपर उठेगी तो गर्म होगी या ठंडी होगी? तो जो जल वाष्प है उसके पानी के बनने, पानी की बूंद बनने की संभावना बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि इथोपिया में वर्षा होगी। तो अब अगर ये इथोपियन हाईलैंड है, उच्च भूमि है, तो एक इसका पूर्वी ढाल होगा और एक इसका पश्चिमी ढाल होगा। जो भी पर्वत होंगे पूर्वी ढाल और पश्चिमी ढाल तो होगा ना, तो किस हिस्से में ज्यादा वर्षा होगी, पूर्वी ढाल में या पश्चिमी ढाल में? और भारत के पश्चिमी घाट के किस ढाल पे ज्यादा वर्षा होगी? भारत का जो पश्चिमी घाट है उसके किस ढाल पे ज्यादा वर्षा होगी? लॉजिक सेम है। हवा ऊपर उठ रहा है, ठंडा होगा, है ना, संघनन की क्रिया होगी, पानी का बूंद बनेगा और वर्षा होने की संभावना बढ़ेगी। इसका मतलब है कि इथोपिया के पूर्वी हिस्से में तुलनात्मक रूप से वर्षा ज्यादा होती है पश्चिमी हिस्से की तुलना में। ठीक है, ये भी लॉजिक सही है। ये बताइए पश्चिमी घाट में कॉफी की खेती होती है? पश्चिमी घाट में कॉफी लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता है? लगाया जाता है। तो इथोपिया का भी वही लोकेशन है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और इसके भी वर्षा वाले क्षेत्र होंगे। तो क्या पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे कॉफी उगाया जाता होगा? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे जहां वर्षा ज्यादा होती है वहां कॉफी होता है, जहां वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है। तो पश्चिमी घाट के अगर पश्चिमी ढाल पे उगाया जाएगा तो इथोपिया के पूर्वी ढाल पे या पश्चिमी ढाल पे? पूर्वी ढाल। क्लियर है? उस हिस्से पे ज्यादा उगाया जाएगा। बेसिकली क्यों? वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है। कॉफी की उत्पत्ति ही इथोपिया से हुई। कॉफी जो आप पीते हैं, कॉफी, उसका उत्पत्ति का जो क्षेत्र है, कोई तो कोई ऑरिजिन होगा ना हर प्रोडक्ट का, दुनिया में कहीं ना हो कहीं तो होता होगा, फिर दुनिया भर में लगाया गया होगा। तो वैसे ही उसकी उत्पत्ति का क्षेत्र ये जो आप देख रहे हैं उसका नाम है इथोपियन हाईलैंड्स। सबसे पहली बार कॉफी का उत्पादन या कॉफी यहीं पर मिला। बढ़ूं आगे, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना। तो इथोपिया मुख्यतः अगर मैं कहूं कि एक पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, तो स्टेटमेंट सही होगा। इथोपिया के बारे में कहूं कि भाई एक लैंडलॉक्ड देश है, तो स्टेटमेंट सही होगा। इथोपिया के बारे में कहूं कि भाई इसके पूर्वी ढाल पे पश्चिमी ढाल की तुलना में वर्षा ज्यादा होती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। इथोपिया या कॉफी की उत्पत्ति जो ओरिजिन, जो देश है, पॉइंट है, वो इथोपियन हाईलैंड्स है। जो इथोपिया का ऊंचा वाला क्षेत्र है, देखिए उसके ऊपर लिखा होगा इथोपिया की उच्च भूमि, इथोपियन हाईलैंड्स लिखा है ना। तो सेंटर वाला पार्ट क्या है? तुलनात्मक रूप से पर्वतीय और पठारी, मुख्यतः ऐसा हिस्सा है। तो अब मैं अगर ये स्टेटमेंट दूं कि इथोपिया में मुख्यतः कृषिगत भूमि है, कृषि के तहत भूमि की मात्रा ज्यादा है, तो स्टेटमेंट सही होगी गलत होगा? उबड़ खाबड़ है यार, पर्वतीय और पठारी है ना। क्लियर है? जंगल है, कुछ काट करके प्लांटेशन कर सकते हैं, है ना। एक बार लगा दिया कॉफी तो उग रहा है, रबड़ का प्लांटेशन कर देंगे तो रबड़ हो जाएगा। लेकिन हम कहेंगे कृषिगत भूमि बहुत ज्यादा होगी या फर्टाइल लैंड बहुत ज्यादा होगा, तो कैसे होगा? उसके लिए तो मैदानी इलाका होना चाहिए ना। और ये देखने में क्या लग रहा है? भूरे रंग का नजर आ रहा है कि नहीं, है ना। तुलनात्मक रूप से कृषिगत या समतल मैदान कम होंगे। चलिए बढ़ते हैं। इसी का नाम है क्या? इथोपियन हाईलैंड्स। अब दो तीन छोटी छोटी बातें और इसमें, हम आप लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा होगा, पढ़ा है या नहीं? अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो बताइए। सबने पढ़ा है? तब तो मैं खुल के बात कर सकता हूं फिर, है ना। देखिए प्लेट टेक्टोनिक, आप लोगों ने मुझे डरा दिया है एक्चुअली कि यार मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। अगर कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे तो पढ़े ही नहीं, फिर मामला अटक जाएगा। प्लेट टेक्टोनिक का जो सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक जो आप लोगों ने पढ़ा होगा,
उसमें जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन उसमें 3 बातें तो पढ़ी है ना कि भाई 3 प्रकार का प्लेट बाउंड्री होता है। एक टकराने वाला, अभिसारी, एक दूर जाने वाला अपसारी, और एक एक दूसरे को टच करता हुआ संरक्षित सीमा। ना यहाँ पर निर्माण ही हो रहा है, ना यहाँ पर विनाश ही हो रहा है, एक दूसरे को है ना टच करके पास कर रहा है, संरक्षित सीमा है ना। तो इसको ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री या संरक्षित सीमा के नाम से जाना जाता है। तो अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा और संरक्षित सीमा। अफ्रीका के बारे में हमने पढ़ा था, पूर्वी अफ्रीका का भ्रंश घाटी, याद आ रहा है? ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली किसका एग्जाम्पल है, अभिसारी या अपसारी? अपसारी। ये है इथोपियन हाईलैंड के पास से ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली की शुरुआत हो रही है। मतलब शुरुआत तो ऊपर से हो रही है, लेकिन पूर्वी अफ्रीका का भ्रंश घाटी यहां से होकर के गुजरता है। तो अगर मैं कहूं कि इथोपियन हाईलैंड्स है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, दूर जा रही हैं, तो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो अगर यूपीएससी ये कहे कि इथोपिया वाले हिस्से में हमको भ्रंश घाटी देखने को मिलता है, तो स्टेटमेंट सही होगा। क्या लिखा हुआ है, ग्रेट रिफ्ट वैली। तो ये क्या है, भ्रंश घाटी। क्या हो रहा है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही। यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, ग्रेट रिफ्ट। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है। इसका मतलब है कि जो इथोपियन हाईलैंड्स है ना, उच्च भूमि है, इसके पास से एक डिप्रेशन होकर के गुजरता है, यानी कि यहां पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही। ठीक है, और अगर एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो अब थोड़ा पीछे आते हैं। ये इथोपिया है, यहां से अगर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो क्या ये वाला हिस्सा आने वाले समय में एक नया महाद्वीप हो सकता है? लॉजिकली सोचिए कि अगर यहाँ से भ्रंश घाटी होकर के गुजर रही है और दरारें पड़ रही हैं, तो क्या ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगा? तो ये हिस्सा कट करके अलग हो जाएगा कि नहीं? ये भविष्य का एक नया माइक्रो प्लेट बन रहा है। क्लियर है? ऐसे होने की पॉसिबिलिटी, अगर ऐसा स्टेटमेंट होगा तो सही होगा। तो अगर यूपीएससी ये कहे कि भविष्य में पूर्वी अफ्रीका का जो क्षेत्र है ये एक महाद्वीप बन सकता है, क्योंकि यहां से एक भ्रंश घाटी होकर के गुजरती है, तो स्टेटमेंट सही हो। अब यहीं पर थोड़ा सा इसको सोचते हैं। ठीक है, अगर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं और यहां पर क्या है, यहां पर वेस्ट एशिया है, पश्चिमी एशिया, और यहां कौन सा सागर है, लाल सागर है। तो अगर ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो क्या भविष्य में पानी यहां एंटर करेगा? तो बीच में भ्रंश घाटी में आने वाले में समुद्र बन सकता है कि नहीं, जैसे कभी टेथिस सागर बना था, ऐसा हो सकता है। अब ध्यान से समझिएगा, इसी मैप को अब यहां ले आते हैं। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है अफार डिप्रेशन, लिखा है अफार। अफार डिप्रेशन का मतलब है कि जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अगर ये हिस्सा दूर जा रहा है, तो क्या ये वाला हिस्सा नीचे धंस सकता है? आज यहाँ पर प्लेट है, जमीन है, और अगर ये दोनों यहाँ से खिसक गए, तो क्या वाला ये वाला हिस्सा डिप्रेशन हो सकता है? ये वाला हिस्सा समुद्र तल से नीचे, नाम है अफार डिप्रेशन। तो अगर यूपीएससी आपसे पूछे कि लाल सागर के पास जहां से भ्रंश घाटी शुरू हो रही है अफ्रीका में, वो अफार डिप्रेशन का है, तो स्टेटमेंट सही होगा। और इसके बनने का वन ऑफ द रीजंस क्या होगा, प्लेटों का एक दूसरे से दूर जाना। और दूर जाएंगे तो ये जो जमीन ऊंचा था, अगर ये हट जाएगा तो नीचे तो धंस ही गया ना, है ना। तो वैसी स्थिति को, इसका नाम है अफार डिप्रेशन। तो अफार डिप्रेशन कहाँ अवस्थित है, इथोपिया लिखा हो तो स्टेटमेंट सही होगा। भ्रंश घाटी के पास अवस्थित है, स्टेटमेंट सही होगा। चलिए, बस इतना ही और ज्यादा कुछ नहीं। और थोड़ा अभी चर्चा करता हूँ कुछ ज्वालामुखी के नाम जो है यहाँ पर सक्रियता दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसका कैपिटल का नाम क्या है, अदीस अबाबा। तो बाकी सब शहरों का नाम छोड़ दीजिए, एक शहर का नाम याद रखिए, अदीस अबाबा। क्यों याद रखिए, ऐसा कोई करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार शहरों को पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण अरेंज करने के लिए देता है ना। तो अफ्रीका में जो शहर, जितने देश हम करेंगे उतने शहर देख लेंगे कि भाई इसका इसका कैपिटल ये है, और फिर उसको पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण अरेंज करना हो तो ध्यान में रखिएगा अदीस अबाबा, है ना। अगर इसके लोकेशन को देखें, ये पूरा इसको लोकेशन को देखिए, तो बताइए अदीस अबाबा कहाँ दिख रहा है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, कहां पर? ऊपर है।
अब लॉजिकली सोचिए, ऊपर है तो इथोपियन हाईलैंड्स पे होगा, तो जलवायु कैसी होगी इसकी? शानदार होगी, हिल स्टेशन जैसा ही होगा ना? नहीं, ठीक है, तो ये मतलब ये इसका लोकेशन है। वर्षा की मात्रा तुलनात्मक रूप से ज्यादा होगी, ठीक है। अदीस अबाबा का लोकेशन लगभग लगभग सेंटर वाला लोकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, कुछ मेजर ट्राइब्स निवास करते हैं। मेजर ट्राइब्स निवास करते हैं तो इसमें से एक ट्राइब है, उसका नाम है टिग्रे। ये ध्यान में रखिए, ये न्यूज में रहता है। एक ट्राइब जो यहाँ निवास करता है उसका नाम क्या है? टिग्रे, है ना। ये जो टिग्रे है, इसका नाम इसलिए याद रखिए क्योंकि ये टिग्रे जो है, ये इथोपिया से अलग होना चाहते हैं। ये एक अपना राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इनको इनका मानना है कि हम बाकी ट्राइब से तुलनात्मक रूप से भिन्न है। तो ऐसी स्थिति में टिग्रे बार बार कई बार इथनिक कन्फ्लिक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्षेत्र से निवास मतलब आता है। यूपीएससी बहुत सवाल मतलब आसान सा सवाल पूछेगा आईआर के दृष्टिकोण से कि हाल ही में जो टिग्रे ट्राइब्स न्यूज में रहा है, ये इनमें से किस देश में अवस्थित है? हाल ही में जो इथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं टिग्रे, या टिग्रे अपना एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता है, इनमें से कौन देश को तोड़ करके अपना एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता है? तो आएगा उसमें कौन सा? सोमालिया लिखा होगा उस दिन, कीनिया, सोमालिया, इथोपिया, तंजानिया, तो टिक कर दीजिएगा। ऐसे आसान से सवाल पूछे जाएंगे। तो टिग्रे एक नाम ध्यान में रखिएगा, पॉलिटिकली एक्टिव है, सक्रिय है, और ये इथोपिया से अपना एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता है। बस इतना ही ध्यान में रखिए। जैसा मैंने कहा कि कॉफी की उत्पत्ति कहां से हुई थी, है ना? इथोपिया। इथोपिया कॉफी की उत्पत्ति का देश है। तो कई बार अगर आप पीछे के क्वेश्चंस उठा करके देखेंगे तो यूपीएससी ने सवाल ये पूछा हुआ है कि भाई रबड़ की उत्पत्ति का क्षेत्र, यूपीएससी ने कहा कि ब्राजील है। मतलब यूपीएससी ने ऐसे स्टेटमेंट दिया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और 3-4 स्टेटमेंट दिया। उसमें से एक स्टेटमेंट ये था कि रबर की उत्पत्ति सबसे पहली बार अमेजन के जंगल में, या अमेजन के जंगल में उसकी उत्पत्ति हुई। पाम ऑयल के बारे में कहता है, मतलब पीछे यूपीएससी के सवालों में, कि पाम ऑयल सबसे पहली बार इंडोनेशिया में या मलेशिया में, या कहेगा कि साउथ ईस्ट एशिया में इसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसे करके स्टेटमेंट देता है। तो ऐसे ही एक नाम आपको क्या ध्यान में रखना होगा? कॉफी, है ना? तो पाम ऑयल का भी उत्पत्ति कहां पर हुआ है? वेस्ट अफ्रीका, याद आ रहा है? लाइबेरिया, याद आ रहा है ना? और दूसरा रबड़ का, रबड़ की उत्पत्ति थाईलैंड। रबड़ की भी उत्पत्ति वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में। बस कॉफी का उत्पत्ति वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में ना होकर के ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में। नाम क्या हो गया? इथोपिया। बढ़ू आगे, चलिए एक ये नाम याद रखिए, क्या नाम है? टेफ। चलिए पढ़े थोड़ा सा टेफ। टेफ को थोड़ा सा ऐसे समझिए कि ज्वार बाजरा रागी खाते हैं हम, ज्वार बाजरा रागी। आप लोगों के साथ अभी ये वाली क्लास संभवतः नहीं हुई होगी, एग्रीकल्चर वाली। देखिए, हुई है? नहीं हुई? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्लासेस तो मिल गई होंगी, देखे नहीं होंगे, समय नहीं मिला होगा थोड़ा, है ना? तो उसमें जब एग्रीकल्चर पढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे कि मोटे अनाज को श्री अन्न कहा गया है। मोटे अनाज ज्वार बाजरा रागी को, और उसके अलावा भी जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे रामदाना है, रामदाना जैसे व्रत में खाते हैं ना, वो भी मोटे अनाजों की श्रेणी में ही आता है। इन सब को हमने कहा श्री अन्न। श्री अन्न का मतलब है अन्न है, लेकिन हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, इसलिए उसके आगे लग गया श्री। मतलब अन्न में भी श्री, जो हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर है। जैसे हम लोग चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, है ना? उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा है, स्टार्च जिसको कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट अगर ज्यादा होगा तो तुलनात्मक रूप से शुगर के लेवल को शूट करता है, तो हमारे शरीर के शुगर के लेवल को बढ़ाता है। सुबह अगर रोटी खा करके आए हैं तो अचानक से शूट करेगा, फिर उसके बाद बेचारा आराम करेगा शरीर, फिर उसको चावल खिला देंगे, डीबीसी, दाल भात चोखा, फिर वो शूट कर जाएगा। तो वैसे स्थिति में क्या है, हम क्या कर रहे हैं? रोटी चावल यही खा रहे हैं। लेकिन हमसे पहले वाली जनरेशन से अगर आप पूछेंगे तो उनको चने का सत्तू भी पसंद है ना? वो देखेंगे कि वो यार सत्तू वत्तू सान करके खा लिए प्याज के साथ। मतलब उनका फूडिंग हैबिट हमसे बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। हम बहुत खुश हो जाएंगे तो पिज़्ज़ा खा लेंगे, है ना, बर्गर खा लेंगे। हमारा फूडिंग हैबिट कुछ वैसा है। कुल मिलाकर के गेहूं और चावल खा रहे होते हैं। मोटे अनाजों की तरफ हमारा झुकाव तुलनात्मक रूप से कम है, और मोटे अनाजों में स्टार्च की मात्रा कम होती है, कार्बोहाइड्रेट्स कम होता है, उसमें फाइबर की मात्रा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होता है।
ग्लूटेन नहीं होता है, शायद संभवतः बोले होंगे ग्लूटेन, रबड़ की तरह जो खींचा जाता है, ग्लूटेन फ्री होता है, ग्लूटेन नहीं होता है। तो ग्लूटेन नहीं होता है तो हमारा शरीर, ग्लूटेन मतलब रबड़ है ना, छोले भटूरे है ना, बेलने की भी जरूरत नहीं है, हाथ में करते चले जाइए बन जाएगा छोले भटूरे, टूटता नहीं है ना। और बाजरे की रोटी अगर किसी ने बनाया हो, खाया हो, तो आपको पता हो कि भाई बेल के दिखा दो, ट्रेनिंग चाहिए प्रॉपर, नहीं टूटना तय है ना, बड़े मेहनत से वो बनता है। तो ये जो है आप देख रहे हैं टेफ, ये यहाँ का श्री अन्न है। तो यूपीएससी अगर आपसे ये कहे कि ज्वार बाजरा रागी के अलावा विश्व में और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसको हम कह सकते हैं जिसमें ग्लूटेन की मात्रा कम है, जो श्री अन्न की कैटेगरी के हैं, उनमें से एक नाम क्या हो गया, टेफ। क्या लिखा है, ग्लूटेन फ्री सुपर फूड। ये वही है जिसको आप ज्वार बाजरा रागी समझ लीजिए। तो यहाँ एक नाम ध्यान में रखिए, आपके उदाहरण में काम आएगा कभी, कि जैसे श्री अन्न के बारे में बात हो रही हो, एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से बात हो रही हो, तो आप बोले, सुझाव दीजिए कि भाई केवल ज्वार बाजरा रागी ही नहीं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे श्री अन्न हैं जो ग्लूटेन फ्री हैं या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर है, उनको उगाया जाना चाहिए। जैसे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी मैं लिंक करता हुआ चलता हूँ कि कभी कहे कि भाई जलवायु, कृषि जो है वो जलवायु के अनुकूल की जानी चाहिए। जहाँ वर्षा ज्यादा हो वहाँ धान उगाए, जहाँ वर्षा कम हो गेहूं उगाए, चना उगा ले। चना दोनों ही सीजन में हो जाता है, वर्षा वाले में भी और सूखे वाले में भी। लेकिन अननेसेसरी में पंजाब और हरियाणा में आपको चावल उगाने की जरूरत नहीं। तो अल्टरनेट क्या दे सकते हैं, अल्टरनेट दे सकते हैं कि श्री अन्न को उगाएं। फॉर एग्जाम्पल कम वर्षा में भी वो ज्यादा बेहतर तरीके से उत्पादन देते हैं और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर है, सुपर फूड है। ऐसी चीजों को दुनिया भर में प्रमोट करना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्वार बाजरा रागी, जैसे अफ्रीका का क्या नाम लिखेंगे, टेफ। बढ़े आगे, तो इस तरीके से यूज करिएगा, जो एग्जामिनर होगा वो भी सोचेगा कि ये बच्चा कहाँ से टेफ पेफ निकाल के ले आया है कि नहीं, तो आपका आंसर बाकी की तुलना में बेहतर होगा। तो मैपिंग की क्लास का मतलब ये है कि ऐसे दुनिया भर में आप समझें कि भाई हम ही नहीं है केवल ज्वार बाजरा रागी और सुपर फूड या श्री अन्न उगाने वाले, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में ऐसा हमको देखने को मिलता है। और बाकी विभिन्न प्रकार के पल्सेस हैं, दाल है और तिलहन के बारे में चर्चा करने की कोई खास जरूरत है नहीं। बस यहाँ एक बात निकलती है, कौन सी, कॉफी और टेफ, है ना, दो यूनिक प्लांट्स आप कह सकते हैं इस क्षेत्र विशेष के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। यहाँ पर थोड़ा माइनिंग होता है, कौन सा, गोल्ड। कौन सा जगह है, बार बार नाम कौन सा है, टिग्रे, याद है। तो इनको क्या लग रहा होगा, सोना तो हमारे पास है, इथोपिया के पास तो बाकी कुछ है नहीं, अपना सोना लेके निकल लेते हैं, अपना अलग देश बना लेते हैं, है कि नहीं, और उससे अपना विकास तुलनात्मक रूप से ज्यादा करेंगे, टिग्रे। क्लियर है, ध्यान में रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से या गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, गोल्ड के पॉइंट। बढ़ो आगे। एनर्जी सोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सोचिए कि ये बताइए कि क्या बीच वाले हिस्से में प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगे तो नीचे से भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी के गर्भ से जो गर्माहट निकलेगी उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि नहीं। भाप ही तो है ना वो, भाप, नीचे पानी जा रहा होगा, गर्म होकर के भाप ऊपर आ रहा होगा, उस भाप को आप प्रेशर से अगर टरबाइन पे घुमाएं तो पन बिजली परियोजना है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है। क्या लिखा हुआ है, भूतापीय। पहले भी चर्चा किए हैं, ऐसे समझिए कि कोयले से बिजली कैसे बनता है, बताएं कभी क्लास में, कोयले से बिजली बनने का तरीका क्या है। कोयले को जलाया और उसके ऊपर एक बर्तन रख दिया, बर्तन में पानी है और पानी भाप बन रहा है, स्टीम बन रहा है, उस स्टीम को एक पतले से रास्ते से प्रेशर से गुजारते हैं, और वो स्टीम, गर्म भाप जब पीछे पंखे पे पड़ता है तो पंखे को घुमाता है, और पंखा मतलब काइनेटिक एनर्जी, गतिक ऊर्जा, और एक पार्टिकुलर गति से जब ज्यादा घूमता है तो गतिक ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोयले से कुल मिलाकर के बिजली पैदा कर रहे हैं, और तरीका क्या है, पहले उसको जलाएंगे, भाप बनाएंगे, फिर टरबाइन पे डालेंगे, फिर टरबाइन घूमेगा और एक गति से घूमेगा तो बिजली पैदा करेगा, यही है। तो यहाँ पर गर्म करने के लिए कोयला था, यहाँ पृथ्वी खुद ही गर्म करके भेज रहा है, कोयला जलाने की जरूरत ही नहीं। इसको आप यूज करके, है ना, ऊर्जा के प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर यूपीएससी ये कहता है कि इथोपिया के पास भूतापीय ऊर्जा के पॉइंट ऑफ व्यू से संभावनाएं है, तो स्टेटमेंट सही हो, ये कहना चाहते हैं। इस निर्णय तक पहुंच सकते हैं ना कि भूतापीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से इसके पास संभावनाएं हैं। क्यों, रीजन, तर्क, कोयला बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही, ठीक है। बढ़े आगे, फटाफट फटाफट बढ़ते चलते हैं। वर्षा ज्यादा होती है कि कम होती है, ज्यादा होती है, पक्का। तो अब इसके लोकेशन को दोबारा से देखिए,
पीछे आ जाते हैं। इसके लोकेशन को अगर ध्यान से देखें, ये बीच वाला लोकेशन, क्या लगता है यहाँ वर्षा ज्यादा होती है कम होती है? वर्षा ज्यादा होगी, मतलब पश्चिमी ढाल पे कम होगी, लेकिन वर्षा की मात्रा तो ज्यादा होगी। अब इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये ऐसा ही कुछ होगा, बीच में है ना उठा हुआ हाईलैंड। तो ये बताइए कि जो भी नदियों का उद्गम हो रहा होगा, क्या ऊपर से नीचे गिरेंगी? हाईलैंड है ना, तो ऐसी स्थिति में ऊपर से नीचे गिरेंगी तो क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से संभावनाएं होंगी? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एचईपी, ऐसा स्टेटमेंट होगा तो सही होगा। वर्षा की मात्रा ज्यादा है, हाईलैंड्स है, तो वर्षा ठीक हो रहा है, तो ऊपर से सारा पानी नीचे की तरफ, तो खूब सारे जलप्रपात होंगे, वाटरफॉल्स होंगे, और वाटरफॉल होंगे तो पनबिजली परियोजनाओं की या पनबिजली के दृष्टिकोण से संभावनाएं क्या होंगी? तुलनात्मक रूप से ज्यादा होंगी। हम याद नहीं करा रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि एनर्जी के सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इसके बाद। अगर कह ले कि कोयले के भंडार बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियर से ऊर्जा पैदा करता है, तो स्टेटमेंट गलत होगा। मुख्यतः है ना क्या, और पनबिजली परियोजना है। लॉजिक ठीक है? बढ़े? चलिए, वर्षा ज्यादा होगा या कम होगा? ठीक ठाक, तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलेंगे नहीं? अब जैसे देखिए, ये कुछ ऐसा होगा, पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र होगा, मतलब फ्लैट सरफेस तो नहीं होगा, ऐसा होगा। और जंगल में ये भाई साहब रहेंगे नहीं? बंदर कहाँ रहना पसंद करता है, या गिबन कहाँ रहना पसंद करता है? घने जंगलों में। जंगल ही उसका मैक्सिमम टाइम जीवन का उसी पे गुजरता है ना, कि ये जमीन पे घूमता फिरता है। आप बंदर को जनरली क्या देखते हैं, रात में कहाँ सोता है? तो यानी कि पेड़ पे रहना ही पसंद करता है ना। अब खाना ऊपर नहीं मिलेगा तो मजबूरी में नीचे आके कुछ लूटपाट मचा देता है। लेकिन द थिंग इज कि ये कहाँ रहना पसंद करते हैं? पेड़ पे, एबोरियल होते हैं, पेड़ पे रहना पसंद करते हैं। और पेड़ पे रहने के लिए पेड़ तो होना चाहिए ना, नहीं कि झाड़ियों पे रहेगा। तो पेड़ वाला लॉजिक तो हमको समझ ही में आएगा कि वर्षा की मात्रा क्या होगी? तुलनात्मक रूप से ज्यादा होगी। तो यहाँ पर है ना, इथोपियन हाईलैंड्स में अलग अलग प्रकार के जीव हैं। इसमें से आपके सामने कौन सा है? इथोपियन वोल्फ, है ना। और इसको अगर हम कहें तो ये क्या कहलाएगा? बबून, है ना। तो अगर यूपीएससी पूछे कि इस क्षेत्र विशेष में बबून काफी पाए जाते हैं, तो स्टेटमेंट सही होगा। ऊंट बोलेगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना। ऊंट पश्चिमी अफ्रीका वाले, उत्तरी अफ्रीका वाले हिस्से में तुलनात्मक रूप से मिलेगा, है ना। तो इस हिस्से में क्या होंगे? तुलनात्मक रूप से इस प्रकार के जीव जो एबोरियल होंगे, पेड़ पौधे पे रहना पसंद करेंगे। चलिए मूव करता हूं, थोड़ा राजनीतिक रूप से डिस्कस करता हुआ चलता हूं। उन्हीं चीजों के बारे में चर्चा कर रहा हूं जो तुलनात्मक रूप से इंपॉर्टेंट है। एक अभी क्या बताए थे आपको? टिगरे, ठीक है। तो टिगरे ध्यान में रखिए, लगातार संकट की स्थिति है, क्राइसिस में है, लगातार संघर्ष कर रहा है। ये ट्राइब इथोपिया के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहता, अपने इंडिपेंडेंस का डिमांड कर रहा है, और इथोपिया इसको होने नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में लगातार समय समय पे संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। क्लियर है? समझ लीजिए कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान है ये, नहीं, ऐसा समझ लीजिए कि पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, तो इथोपिया का बलूचिस्तान का नाम क्या है? टिगरे। इतना करना है और तो कुछ है नहीं। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं कि बहुत सारे दुनिया में जगह हैं जो बलूचिस्तान की तरह हैं। जैसे बलोच नेशनल आर्मी ने बना लिया ना अपना, तो टिगरे टिगरे ने भी अपना नेशनल आर्मी बना लिया। एसोसिएट नहीं करना चाहते हैं, है ना, अलग होना चाहते हैं। चलिए एक ये मसला हो गया, इसमें और ज्यादा नहीं, है ना, डिटेल में कभी ऐसे समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे, लेकिन इतने से आपका आईआर वाला क्वेश्चन होगा तो हो जाएगा। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। देखिए, ये नील नदी है, नील नदी इजिप्ट, ये हाँ नील नदी, ठीक है। और इस इजिप्ट को कहा जाता है गिफ्ट ऑफ नाइल, गिफ्ट ऑफ नाइल। नील नदी का उपहार है इजिप्ट। ना नील नदी होता ना इजिप्ट का इतना विकास होता, ना यहाँ पर वो गीजा के पिरामिड बनते, है ना। इजिप्ट का 90% पॉपुलेशन इस नील नदी के किनारे रहता है, बाकी 10% पानी से दूर रहता है। क्लियर है? तो यही जो नील नदी है, इसको अगर आप देखें, है ना, तो नीचे से आ रहा है। अब यहाँ पर इसका एक हिस्सा ये है, और एक हिस्सा नीचे एक झील है, उसका नाम है लेक विक्टोरिया। नाम सुने होंगे। यहां से कौन सा लाइन निकलता है, ब्लू या व्हाइट? देखिए नक्शा, खुद से भी देखिए थोड़ा। नील नदी के साथ साथ नीचे जाइए और विक्टोरिया झील तक जाइए, लेक विक्टोरिया तक। तो लेक विक्टोरिया तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नाइल है। विक्टोरिया झील दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है? व्हाइट नाइल है,
ठीक है, तो अब यहाँ आ जाइए इथोपिया में, और इथोपिया में देखिए यहाँ एक झील है, आराम से देखिए, टाना माना जो भी है देखिए, मिल गया लेक टाना, मिल गया लेक टाना। वहां से कौन सा नील निकलता है? ब्लू नाइल। ठीक है, और दोनों जहां मिलते हैं उस जगह का नाम है खार्तूम। ब्लू नाइल व्हाइट नाइल जहां पर मिलते हैं देखिए मैप में, उसका लोकेशन का नाम होगा खार्तूम। मिल गया दोनों को, मतलब दोनों का संगम। ये प्रयागराज हो गया, गंगा यमुना, मतलब ऐसा समझ लीजिए। तो ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल का संगम स्थान हो गया खार्तूम। हमारा फोकस खार्तूम नहीं है, हमारा फोकस है लेक टाना। हमारा फोकस क्या है? लेक टाना। लेक टाना से जो नील निकलती है उसका नाम है ब्लू नाइल। ठीक है, अब ये जो इथोपिया है, अब ध्यान से सोचिए, इथोपिया के पूर्वी हिस्से में वर्षा ज्यादा होगी और पश्चिमी हिस्से में कम होगी, तो सूखा का या वर्षा की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होगी। तो ये क्या करेगा? ये कहेगा कि भाई ये जैसे विक्टोरिया है, यहाँ से मान लेते हैं व्हाइट नाइल निकल रहा है और इसका पानी खार्तूम की तरफ जा रहा है और ये सारा पानी इजिप्ट जा रहा है। अगर इजिप्ट को ये पता चल जाए कि भाई ये जो पानी चल करके ब्लू और व्हाइट आ रहा है, इसको यहीं रोका जा रहा है, यहीं रोक लिया जाएगा, ये यहीं रोक लिया जाएगा, तो बेचारा परेशान हो जाएगा कि नहीं कि यार अब तो पानी के संकट होने वाले हैं, है कि नहीं? कुछ वैसा स्थिति। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये जिसका नाम है लेक टाना, यहाँ पर इथोपिया ने प्लान किया है ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम, जिसको एक शब्द दिया जाता है गर्ड, GERD, समय समय पे न्यूज में रहता है। ग्रेट इथोपिया, जी से ई से तो नाम कोई दिक्कत नहीं है ना, इथोपिया। ग्रेट इथोपिया रेनेसेंस पुनः जागरण का डैम, जो नई क्रांति लाएगा, इथोपिया में पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। जैसे ही ये बनाने की बात कहेगा, सबसे पहला विरोध कौन करेगा? इजिप्ट। इजिप्ट विरोध करेगा ना इसका, कैसा नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो नदी है, ये इथोपिया से बहते हुए सूडान और सूडान से बहते हुए इजिप्ट जाती है। अब ध्यान से मुझे बस देख के यही बताएं आप कि ये जो रिवर है जिसका नाम है ब्लू नाइल, ब्लू नाइल, अब मैं कहूं कि ये 4 देशों से होकर के बहती है। मैं देश का नाम नहीं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 4 देशों से होकर के बहती है। क्या मेरा स्टेटमेंट सही है? देखिए अच्छे से, बिना देखे तो होगा नहीं। मैप नहीं है, देखो, 3 देशों से बहती है, 4 देशों से, 2 कैसे हो जाएगा यार? हाँ, ब्लू नाइल, ब्लू नाइल। हाँ, 2 देश। करो करो, कौन से 2 देश हैं? कि 3 देश हैं? भाई जब खार्तूम में मिल जाते हैं तो 2 ही देश होंगे ना। हाँ, लॉजिक भी तो लगाओगे कि इजिप्ट को भी गिन लोगे, तो उस समय खार्तूम याद नहीं आता तो 3 याद आता है। क्लियर है? ये सब बता रहे हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, फिर घर आके क्या बोलते हैं 2 नंबर चला गया, आता तो था, गलती कर गए वहां पर। ये सब सिली मिस्टेक्स होते हैं। क्लियर है? अब इसका मतलब है कि भाई इजिप्ट को तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, लेकिन इजिप्ट को प्रॉब्लम ये है कि लोअर रिपेरियन स्टेट है, वो पानी बह के वहां तक आता है, इसलिए इजिप्ट इसका विरोध कर रहा है। दोनों के मिलने के बाद नाम बदल गया ना, लेकिन ब्लू नाइल तो नहीं लिखा है ना, हमने ब्लू नाइल पूछा था ना। नहीं, ब्लू नाइल कहा था। चलिए, पॉइंट ये बताना चाहते हैं, मतलब इससे ये, मतलब ये पॉइंट ये बताना चाहते हैं, इसका नाम क्या है? गर्ड, है ना, ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम। ये डैम कहाँ से स्थित है? अब गर्ड नहीं लिख करके ये पूरा नाम ना लिख करके ये लिखेगा और कहेगा कि ये डैम जो है लेक टाना पे बनाया जा रहा है, लेक टाना के पास बनाया जा रहा है, जो कि सोमालिया में अवस्थित है ना। कहाँ अवस्थित है? इथोपिया। तो ये बताइए कि इससे इथोपिया की पानी की पूर्वी हिस्से की जरूरतें पूरी होंगी या पश्चिमी हिस्से की? पश्चिमी हिस्से। और पश्चिमी हिस्से में पानी की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम हो, तो इथोपिया चाहता है कि जो पानी मेरे पास उपलब्ध है उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन करके पश्चिमी हिस्से का भी विकास तुलनात्मक रूप से बेहतर तरीके से कर पाऊं। बढ़े आगे, तो 2 विवाद क्लियर हुआ। मिस्र के साथ एक विवाद की स्थिति कौन सी हो गई? गर्ड। और इसका एक आंतरिक प्रॉब्लम क्या है? इंटरनल क्राइसिस, टिग्रे। 2 कन्फ्लिक्ट की स्थिति, मतलब 2 राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली 2 मामले हैं, एक किसी दूसरे देश के साथ और एक इंटरनली। बढ़ते चले।
चलिए भारत के दृष्टिकोण से देखते हैं थोड़ा सा, है ना। भारत थोड़ा आयर वायर, है ना। आयर के दृष्टिकोण से अगर इसी चीज के बारे में बात की जाए, मतलब यहीं पर इथोपिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पूर्वी अफ्रीका का हिस्सा है ना। इथोपिया पूर्वी अफ्रीका का हिस्सा है। ये भारत, ठीक है। ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, नहीं, ये कुछ इस तरह से वेस्ट एशिया। अब जरा सोचिए कि भारत के संबंध सिंधु घाटी सभ्यता के समय हमको कहां से मिलते हैं? वेस्ट एशिया से भी मिलते हैं। घोड़ा वोड़ा मिला है ना, लोथल में नहीं मिला है, विवादास्पद है, लेकिन घोड़ा तो आ गया ना भाई, हाथी तो नहीं आया ना, नाम तो घोड़े का है ना, ठीक है। अब विवाद घोड़े का हो जो भी हो, लेकिन घोड़े का नाम तो आ गया ना। तो घोड़ा सेंट्रल एशिया में मुख्यतः पाया जाता है और पश्चिमी एशिया से होता हुआ इस बात को बताता है कि संभवतः इनके व्यापार इससे होते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर व्यापार होता होगा समुद्री रास्ते के माध्यम से, तो यहाँ पर जो कनेक्टिंग पॉइंट है, आपस में जो कनेक्ट करने वाला पॉइंट है, वो क्या है? वो है मॉनसून, पवने। गर्मी के दिनों में, जैसे अभी जून से लेकर के सितंबर के महीने में भारत में क्या वर्षा होती है? तो पवने कैसे चल रही होंगी? महासागर से, महासागर से पवने चल रही होंगी, तो तभी तो नमी लेके करके आ रही होंगी, और नमी ला रही होंगी तो वर्षा होगी कि नहीं? इस क्षेत्र में वर्षा होगी। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे इथोपिया से या मुझे तंजानिया से, है ना, भारत आना है, तो कौन से महीने में आना चाहिए? जून से सितंबर। कुछ नहीं करना है, बस नाव डाल देना है यहाँ पर, और बाकी पवने हमको पहुंचा देंगी भारत। नहीं, पहले इंजन इंजन नहीं, मशीन वशीन नहीं हुआ करता होगा ना, तो ऐसे ही आते होंगे। और उसके बाद जून से सितंबर के बाद दिसंबर जनवरी के महीने में पवने ऐसे बहती हैं भारत से अफ्रीका की तरफ। तो आप 4 महीने आइए, भारत से जो भी सामान खरीदना है खरीदिए, अपना नाव डालिए, और फिर हवा का झोंका आपको अपने देश तक पहुंचा देगा। नहीं, इसलिए भारत के सबसे ज्यादा व्यापारिक संबंध जो रहे हैं ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से अफ्रीका में, वो पूर्वी अफ्रीका के साथ रहे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। इसको अगर आपको समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी आर्किटेक्चर के अवशेष मिले हैं अफ्रीका में, मूलतः पूर्वी अफ्रीका के हिस्से में हमको देखने को मिलते हैं। आज भारत का सबसे बड़ा डायस्पोरा अगर कहीं पर रहता है, अगर रीजन वाइज देखा जाए, तो वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है, अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा। ये सब इस बात को बताते हैं कि भारत और अफ्रीका के ऐतिहासिक संबंध रहे। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि ईस्ट अफ्रीका हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आईआर थोड़ा बहुत पढ़े? नहीं हुआ अभी? चलिए, ये बताइए, दुनिया में एक ही सागर है ना जो हिंद के नाम पे है, हिंद महा, मतलब भारत के नाम पे, बाकी कोई महासागर किसी देश के नाम पे नहीं है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर हमारा आंगन हो गया कि नहीं? स्विमिंग पूल है हमारा, क्लियर है? ये हमारा स्विमिंग पूल है, और इसमें हमारे बिना कोई अगर प्रवेश करता है तो भारत की संप्रभुता के लिए चुनौती। हिंद महासागर हमेशा से भारत का रणनीति रहा है कि भारत के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा रहना चाहिए। आईआर में पढ़ेंगे इंडियन ओशियन रीजन, हिंद महासागर को लेकर के भारत की रणनीति, और पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि 50 के दशक से ही, 1950s के दशक से ही हिंद महासागर भारत के लिए, है ना, एक शांति के सागर के रूप में रहा है। भारत चाहता है कि इस सागर का इस्तेमाल हमेशा शांतिपूर्ण कार्यों के लिए हो। मतलब अगर व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार करें, अगर कुछ माइनिंग करना चाहते हैं तो करें, लेकिन विवाद का सागर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो भी देश हैं सहयोग करें, सहयोग करके इसको शांति का सागर। क्यों? भारत एक मिडिल पावर कंट्री है। भारत नहीं चाहेगा कि अमेरिका आकर के अपना यहाँ सैन्य अड्डा बना ले। अगर बनाएगा तो भारत जैसे देशों के हित असुरक्षित होंगे। भारत चाहेगा कि अगर शांतिपूर्ण रहेगा तो भारत का प्रभाव इस क्षेत्र में बना रहेगा, और कोई एक्स्ट्रा पावर आकर के यहाँ पर अपने आप को स्थापित नहीं करेगा। जैसे भारत का प्रभाव इस क्षेत्र में स्थापित करना आसान होगा, तो भारत की रणनीति क्या होगी? हमेशा शांतिपूर्ण। तो इसलिए भारत क्या कहेगा कि हिंद महासागर को पीसफुल इस्तेमाल करें, और अगर पीस के पर्पस के लिए इस्तेमाल करें तो क्या करना पड़ेगा? भारत को अपने व्यापारिक संबंध समुद्री रास्ते से स्थापित करने पड़ेंगे कि नहीं? और भारत को हर संभव प्रयास करना पड़ेगा कि ये जो तटीय देश हैं ये भारत के प्रभाव में रहे। सपोज करो कि ये जो तटीय देश हैं अगर ये चाइना के प्रभाव में आ जाए, चाइना के प्रभाव में आ जाए, तो क्या चाइना यहाँ सैन्य अड्डा बना सकता है? उसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स यहाँ पर एक देश है, उसका नाम क्या है? जिबूती।
है कि नहीं? तो भारत का रणनीति क्या रहता है इस क्षेत्र विशेष को लेकर के, कि भारत इसको शांति के सागर के रूप में इस्तेमाल करे, ये हमारी रणनीति रही। लेकिन अगर हमारी रणनीति काम नहीं करती है, हम तो चाहते हैं कि गांधी या आदर्श विचार से चले, लेकिन अगर सैन्य अड्डे बनाए ही जा रहे हैं तो भारत भी पीछे नहीं रह सकता है। तो भारत अगर पीछे नहीं रह सकता है तो भारत वहीं बना सकता है जहां पर भारत का प्रभाव क्षेत्र होगा। तो ऐसे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हिंद महासागर में अगर भारत अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है या अपनी स्थिति परिस्थिति को मजबूत करना चाहता है, तो पूर्वी अफ्रीका के देश भारत के मित्र देश होने चाहिए। अगर पूर्वी अफ्रीका के देश भारत के मित्र देश नहीं होंगे, चीन के प्रभाव में होंगे, तो न केवल इन देशों में भारत का प्रभाव कम होगा, उससे बड़ी चुनौती यह है कि हिंद महासागर में भारत का प्रभाव कम होगा। क्लियर है? तो इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए, आईआर के दृष्टिकोण से, तो पूर्वी अफ्रीका देशों की महत्ता तुलनात्मक रूप से इनके लोकेशन के कारण ज्यादा है। न केवल ये कंट्री है बल्कि, है ना, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, मतलब हिंद महासागर का पश्चिमी हिस्सा या इन देशों का जो पूर्वी हिस्सा है, इन हिस्से में अगर भारत को अपने प्रभाव को स्थापित करना है या चीन जैसे देशों को इस क्षेत्र से दूर रखना है, तो ये भारत के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा होना चाहिए। तो इस संदर्भ में ये बात रखी गई है, ये वाला हिस्सा है कि क्या भारत लगातार सहयोग करता है? तो करेगा। आप लोगों को मालूम है सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, तो भारत का अप्रोच क्या होगा? सॉफ्ट पावर। भारत लगातार सहयोग करने की कोशिश करेगा। अच्छा, डैम बनाना चाहते हो, बनाओ। दुनिया में तीसरे बड़े देश हैं हम जहां सबसे ज्यादा डैम्स हैं, आफ्टर चाइना, यूएस, और उसके बाद हमारा। तो हमको अनुभव है, हम बना देते हैं आपके लिए यार, हम सहयोग करते हैं उसमें। तो भारत क्या करता है? डेवलपमेंट पार्टनरशिप पे फोकस करता है। किस पे? अवसंरचना पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। किस पे? एजुकेशन पे, शिक्षा पे। किस पे? स्वास्थ्य पे। ठीक है, बाकी चर्चा इस पे बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूं, आप लोग आईआर पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, है ना, कि क्या है भारत इसको लेकर के क्या काम कर रहा है। 2006 से पढ़िएगा। 2006 में उस समय हमारे प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, नाम सुने होंगे। एपीजे अब्दुल कलाम पहली बार, है ना, मतलब पहली बार नहीं, जब पहली बार वो स्वयं यात्रा पे गए थे अफ्रीका एज ए प्रेसिडेंट, तो उन्होंने कहा था कि भारत और अफ्रीका को मित्र होना चाहिए। और वहां पर उन्होंने बहुत सारे प्रपोजल्स रखे थे कि भारत को अफ्रीका के सहयोग के दृष्टिकोण से बहुत सारे क्षेत्रों में काम करना चाहिए। और वही क्षेत्र 2006 से लगातार बढ़ते 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 आज बहुआयामी दृष्टिकोण से आगे बढ़ गए। उनमें से उनका एक इंपॉर्टेंट पिलर था शिक्षा और दूसरा था स्वास्थ्य, और उसके लिए उन्होंने जो प्रमोट किया था वो था डिजिटल कनेक्टिविटी। देखिए अफ्रीका में समस्या क्या है? ह्यूमन रिसोर्स का, ह्यूमन स्किलिंग का मेजर प्रॉब्लम है। जैसे आप डॉक्टर खोजने जाएंगे बहुत लिमिटेड है। तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये कहा कि एक काम करते हैं मिस्टर अफ्रीका, एक सी केबल डाल देते हैं, समुद्र से एक केबल डाल देते हैं भारत से अफ्रीका के लिए। ठीक है, और समुद्र से केबल डालने का मतलब ये है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको नाविक के नाम से भी बुलाया जाता है। पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। नाविक एक रीजनल सिस्टम है, ग्लोनास जीपीएस एक ग्लोबल सिस्टम है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सैटेलाइट्स की मात्रा ज्यादा चाहिए। तो हमारे पास सैटेलाइट्स की संख्या कम है, तो केवल हम क्षेत्रीय स्तर पर ही ऊपर वाला सब देख रहा है, तो हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं केवल दक्षिणी एशिया और हिंद महासागर का। यही हमारी क्षमता है। हम पूरे विश्व भर में कनेक्टिव जीपीएस जैसा हम कुछ लॉन्च नहीं कर सकते कि भारत पूरे विश्व पे नजर रख रहा हो। इसके लिए आपको बहुत सारे सैटेलाइट्स की संख्या चाहिए, कम से कम 36, है ना। और हमारे पास हार्डली, है ना, 8 से 18 की संख्या है जो इस क्षेत्र विशेष पे नजर रखे हुए। इसको नाम हमने दे दिया क्या? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको नाविक के नाम से भी जाना जाता है। पढ़े होंगे संभवतः। अब हमारे पास है नहीं, तो अगर हम कहें कि भाई अफ्रीका को इंटरनेट की सुविधाएं देंगे, तो कैसे देंगे? उसके ऊपर तो सैटेलाइट ही नहीं है हमारा, तो दें कैसे? तो यहाँ हमने कहा कि भाई एक काम करते हैं, आपको सी केबल से जोड़ देते हैं, और ऊपर वाला जो सैटेलाइट है, जो हम फाइबर, ये जो इंटरनेट के लिए यूज कर रहे हैं, इसको हमने तार से आप तक पहुंचा दिया। और तार से पहुंचाने के बाद यहाँ पर एंटीना लगा दिया, जो बड़े बड़े एंटीने होते हैं, और यहाँ पर हमने एक सिग्नल दे दिया। अब ये एंटीना दूसरे एंटीना को, तीसरे एंटीना को, चौथे एंटीने को सिग्नल दे देगा। पूरे अफ्रीका में डिजिटल कनेक्टिविटी। ठीक है, ये हमने प्रमोट किया। कब? 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने जाकर के कहा कि ऐसा करेंगे। और ऐसा करने के बाद हमने किया क्या? हमने ये किया कि यहाँ किसी एक डॉक्टर को ट्रेन कर दिया, है ना, कि भाई एम्स में मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकुलर चीज पे डिबेट डिस्कशन चल रहा है, अफ्रीका के डॉक्टर को उसमें जोड़ लिया। फिर वो डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या है? बाकी अफ्रीका के डॉक्टर को ट्रेन करे। इस तरह से हमने ह्यूमन रिसोर्स बनाने में मदद किया। हमारे आईआईटी के या अलग अलग जो भी एडवांस कोर्सेज हैं,
उसमें हमने अफ्रीका के बच्चों को ई लर्निंग प्लेटफॉर्म दे दिया कि भाई यहाँ जुड़ जाओ और सीखो, तो इससे ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हुआ। इसी को हमने कहा सॉफ्ट पावर, इसी को हमने कहा विकास का सिर। क्लियर है? तो भारत का मेन फोकस ऐसी चीजों पे है बस, बाकी कुछ नहीं है ना? क्या ट्रांस बाउंड्री वाटर डिप्लोमेसी या गर्ड को लेकर के अब इथोपिया और इजिप्ट के बीच में विवाद की स्थिति है? तो ऐसे विवाद की स्थिति में समझौते कैसे हों, भारत को इसका बहुत ज्यादा अनुभव है। 1960 का है ना सिंधु नदी जल समझौता, इसके साथ साथ 1996 का बांग्लादेश का संधि है ना, गंगा का जो ट्रीटी है, फरक्का जल संधि के नाम से जो जाना जाता है। तो ऐसे में हम इसको बता रहे हैं कि क्या कैसे संधि की मूल बातें क्या होनी चाहिए जिससे विवाद की स्थिति कम हो। बढ़े आगे, तो आईआर के दृष्टिकोण से थोड़ा बेसिक बात यह हो गया। अब एक करंट के दृष्टिकोण से इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि क्या प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और प्लेटें अगर एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो कौन सी सीमा बनेगी? अब सारी। तो क्या यहाँ पर ज्वालामुखी की गतिविधियां हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? कैसा, विस्फोटक या गैर विस्फोटक? है ना, नीचे से कोई चीज ऊपर आना चाहता है और हम उसका रास्ता रोकें तो वो तो बम की तरह ही फटेगा ना। और हम कहें कि अच्छा ऊपर आना चाहते हो, हम खुद ही हट जाते हैं, तो आराम से निकलेगा, निकल करके फैल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं अब सारी सीमा, तो नीचे से मैग्मा आएगा, आ करके आराम से फैल जाएगा, गैर विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाएंगे। और हाल ही में हमने क्या देखा इस क्षेत्र में, है ना, गतिविधियां देखी इस क्षेत्र विशेष में, ज्वाला मतलब अर्थ सॉरी क्या कहते हैं इसको, वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिला। अब ये बताइए कि अगर ये ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो भूकंप कैसे आएंगे? हल्के या मेजर कोई अर्थक्वेक आएगा? क्योंकि प्लेटें तो ऑलरेडी एक दूसरे से दूर जा चुके हैं, तो ज्वालामुखी को कोई विस्फोट करने की जरूरत, अगर विस्फोट करता तो भूकंपी गतिविधियां ज्यादा। यहाँ लिखा होगा कुछ, अर्थक्वेक कैसे होंगे? माइनर, है ना, मतलब रिलेटिवली रिक्टर स्केल पे कम होंगे। अब इसको अगर आप देखेंगे तो आपको ध्यान है अफार ऊपर, अफार डिप्रेशन, है ना। अब इसी को अगर आप देखेंगे तो इसी अफार के पास एक और डिप्रेशन, उसका नाम है दानाकिल। यहां पर हमको सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। तो अगर यूपीएससी आपसे पूछेगा दानाकिल डिप्रेशन ये किसका अभी एग्जाम्पल है, अभिसारी सीमा का, विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी का, तो स्टेटमेंट गलत कहेगा ना कि हाल ही में कुछ, है ना, हाल ही में चर्चित कुछ लोकेशंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये जो इलाका है इथोपिया का उत्तरी इलाका, जिसको हम दानाकिल डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, हाल ही में इस क्षेत्र विशेष में हमको ज्वालामुखी की गतिविधियां देखने को मिली हैं, विस्फोटक प्रकार की, गैर विस्फोटक प्रकार की, गैर विस्फोटक प्रकार। बढ़े आगे, तो दो नाम हो गए आपके सामने, एक हो गया अफार, और अफार का ही एक लोकेशन हो गया कौन सा, दानाकिल, दानाकिल डिप्रेशन, जहां पर हमको ज्वालामुखी गतिविधियां देखने को मिली। चलिए, इसी को अफार दानाकिल रीजन के नाम से या अफार रीजन के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ो आगे, और तो कुछ है नहीं। अब ये बताइए कि बाढ़ बाढ़ आ सकता है, इन हिस्सों में आ सकता है, ये डिप्रेशन है, तो भारी बारिश होगी तो सारा पानी इस डिप्रेशन में ही तो जाएगा ना, तो बाढ़ बाढ़ की पॉसिबिलिटी भी तुलनात्मक रूप से क्षेत्र विशेष में रहेगी। और बाकी तो जैसे भारत में सूखा पड़ता है वैसे यहाँ भी सूखा पड़ा है, सीजनल नेचर है मानसून का। चलिए आगे बढ़ता हूँ, कुल मिला के अभी तक का पॉइंट यहाँ तक ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर हमने देखा कौन सा डिप्रेशन, दानाकिल डिप्रेशन देखा, और इसी दानाकिल डिप्रेशन, अच्छा यही जो दानाकिल डिप्रेशन है, यहाँ पर जो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ वो कैसा है ना, अब सारी सीमा का एग्जाम्पल है, और इसी का नाम क्या है, हाईली गुब्बी, लास्ट ईयर विस्फोट हुआ था इसका, हाईली गुब्बी वॉल्केनो। तो जो भी ज्वालामुखी आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे उसमें एक नया नाम ऐड कर लीजिएगा, नाम क्या है, हाईली गुब्बी। कहाँ पर अवस्थित है, एशिया में, अफ्रीका में, ऐसे करके अगर होगा तो, है ना, और बाकी तो हो गया सूडान में, इथोपिया में, ठीक है। किस प्रकार का ज्वालामुखी है, शांत प्रकार का, गैर विस्फोटक प्रकार का, है ना। इसके बनने का कारण अभी सारी सीमा है या अब सारी सीमा है, प्लेटों के दूसरे से। बढ़े आगे, लोकेशन कौन सा है, अफार या दानाकिल, उत्तरी हिस्से में अवस्थित है। बाकी अब तो इसमें कुछ है नहीं। ज्वालामुखी के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो नीचे से जो मैग्मा आ रहा है तो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही, तो ये बताइए कि नीचे से जो मैग्मा आएगा अम्लीय होगा या क्षारीय होगा,
जिसका ज्वालामुखी हो गया वो बताए, क्षारीय होगा। और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए एकदम टेंशन नहीं लेना है। देखिए क्या है जो भी ज्वालामुखी है, मान लीजिए कि दो प्लेटें टकराई, इतना तक तो पढ़े हैं ना सब लोग। तो अगर दो प्लेटें टकराई और एक प्लेट नीचे गया तो ऊपर तो बालू होगा ना, तो यही बालू नीचे गया और बालू को कहते हैं सिलिका। बालू ही सिलिका कहलाता है। तो ये बालू नीचे गया तो बालू पिघला और बालू पिघल करके ऊपर आए, और ये बालू पिघलने के बाद गोंद जैसा चिपचिपा हो जाता है। तो अगर ये चिपचिपा बालू ऊपर आ गया तो लावा कैसा होगा, चिपचिपा। क्लियर है, लावा कैसा होगा, चिपचिपा। तो अगर बालू की मात्रा ज्यादा है तो लोहे की मात्रा कम होगी, इसी को हमने कहा अम्लीय लावा। तो अम्लीय लावा ज्यादा चिपचिपा होगा या कम चिपचिपा होगा, बालू की मात्रा ज्यादा होगी या कम होगी, है ना। और बालू के होने के लिए दो प्लेटों को टकराना ताकि एक बालू वाला नीचे जाए और बालू के रूप में ऊपर आ जाए। तो क्या यहाँ पर प्लेटें टकरा रही है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही। तो पृथ्वी के गर्भ में ऊपर बालू होगा तो नीचे लोहा होना चाहिए। तो अगर प्लेटें एक दूसरे से दूर गई तो नीचे से क्या आएगा, लोहा। और लोहे की मात्रा ज्यादा होगी तो वैसे लावा को कहते हैं क्षारीय लावा। और गोंद और दूध की तरह सोचिए, तो लोहा पिघलने के बाद दूध की तरह हो जाता है, दूर तक फैलता है। और बालू पिघलने के बाद गोंद जैसा फेविकॉल होता है, चिपचिपा हो जाता है, तो दूर तक नहीं फैलता है, दूर मतलब संकुचित रह जाता है। तो यहाँ पर जो लावा निकल रहा है प्लेटों के दूर जाने से किस प्रकार का, क्षारीय लावा, जिसमें लोहे की मात्रा ज्यादा है। और लोहे की मात्रा ज्यादा है तो चिपचिपा ज्यादा है या कम है, कम चिपचिपा है, तो दूर तक फैलेगा, दूर तक फैलेगा। ये है वो लावा जिसको हम कहते हैं, कौन सा लावा होगा, क्षारीय लावा। तो वही सब चीजें हैं, उसी के बारे में चर्चा कर रहा है थोड़ा सा, है ना। बस तो वही है कि मैग्मा कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। तो जो क्षारीय लावा होता है उसको कई बार हम बेसाल्टिक लावा के नाम से भी जानते हैं। तो बेसाल्टिक लावा, तो यहाँ पर मूलतः जो प्रवाह हुआ है हाईली गुब्बी ज्वालामुखी में, किस प्रकार के लावा का प्रभाव हुआ है, क्षारीय लावा। बढ़े आगे, अब तो समझ में आ गया ना। जिन्होंने नहीं भी किया होगा उनको अम्लीय और क्षारीय का मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग बन गया होगा। तो ये है ना, वही लिखा हुआ है, लावा फ्लो है ना। किस प्रकार का था ज्वालामुखी, दरार आ रही थी, दरार वाला, प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही। चलिए बढ़ते हैं। अब जो भी ज्वालामुखी का विस्फोट इस क्षेत्र विशेष में हुआ, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ, एक विस्फोटक नहीं था, तो भूकंपीय गतिविधियां बहुत लिमिटेड होंगी। अगर है ना प्लेट एक दूसरे से दूर गई हैं तो मैग्मा आराम से निकला और फैल गया। बहुत ज्यादा धूल धक्कड़ और प्रदूषण की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होगी। अगर विस्फोट करता तो बहुत ऊंचाई तक ये चीजों को पुश किया जाता है ना। तो इस तरह से ये है निर्जन क्षेत्रों में। लेकिन हाँ, ज्वालामुखी अगर फूटता है, ज्वालामुखी अगर निकलता है, तो डेफिनेटली पृथ्वी के अंदर गर्भ से कुछ गैसेस तो निकलेंगे ही गैस। जैसे कोई भी चीज अंदर जल रहा है तो CO2 तो बाहर आएगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर आएगा ही। और चट्टानों में प्राकृतिक रूप से सल्फर पाया जाता है। तो अगर चट्टानें जलेंगी, तपेंगी, तो सल्फर प्राकृतिक रूप से चट्टानों में पाया जाता है, तो सल्फर भी बाहर आएगा। और सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फर ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड श्वसन के दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण है। और SO अगर पानी के साथ मिल जाता है, SO2, जो भी फॉर्मूले को बैलेंस करें तो क्या बनाता है, H2, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, है ना। जो टॉयलेट वॉलेट में यूज करते हैं ना साफ वाफ करने के लिए, वो यही एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर स्किन पे गिर जाएगा तो पूरी तरह से जला देगा। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड का निर्माण करता है। क्लियर है। तो ये सब चीजें तो होंगी ना यहाँ पर। कोई भी चीज जलेगा, चट्टान जल रहा है तो सल्फर तो बाहर आएगा ना, CO2 बाहर आएगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा, ये सब चीजें हैं। और थोड़े बहुत पार्टिकुलेट मैटर, कोई चीज जला है और ऊपर धकेल रहा है, तो जो जली हुई नहीं चीजें हैं या जली हुई भी चीजें हैं, तो राख, जैसे लकड़ी आप जलाते हैं तो ध्यान से देखिए कि आग में देखेंगे तो कालिख जैसा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसको PM कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ऐसे बहुत सारे मैटर्स रिलीज होंगे, PM2.5, PM10, जिसको हम एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो PM2.5, PM10, CO2, CO, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब चीजें तो रिलीज होंगी। अब इसका लोकेशन देखिए कि अगर ये यहां पर है तो इधर कौन सा होगा, भारत। तो अगर हवा चला पछुआ तो यहां से सल्फर उड़ता हुआ कुछ मात्रा में भारत की तरफ आएगा, है ना। ये जो एरोप्लेन यहां से उड़ रहे हैं, इनके रास्ते में खूब सारे डस्ट, धूल के पार्टिकल्स आएंगे, है ना। तो सेफर साइड के लिए क्या कहेंगे एरोप्लेन को कि भाई रास्ता बदल लो, इसके आसपास से ना गुजरो। क्यों, धूल के बादल होंगे, तुलनात्मक रूप से सल्फर की मात्रा ज्यादा होगी।
तो कोरोड करेगा, PM 2.5 10 होंगे हवा में, इंजन को चोक करेगा, ब्लॉक करेगा, तो रास्ते को क्या करे, चेंज कर लो। तो ये सब चीजें थी, तो ये सब चीजें न्यूज में थी। अब यही राख जो ऊपर जाएगा नदी झीलों झरनों में इकट्ठा होगा, तो क्या करेगा, है ना, कंटेमिनेट करेगा, पॉल्यूट करेगा, है ना, डेड जोन जैसे एरियाज क्रिएट कर सकता है। नहीं, H2 गया ना ऊपर और बारिश हो गई तो H2 के साथ सल्फर, तो H2O प्लस सल्फर रिएक्ट करेगा तो नीचे क्या होगा, एसिड रेन जैसी स्थितियां होंगी। वही सब पॉइंट है, काफी काफी है इतना इथोपिया के दृष्टिकोण से। नहीं, एक इथोपिया कवर किए, तो हमने थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी देखा, जो भी करंट के दृष्टिकोण से भूगोल उगोल था, ये ज्वालामुखी था वो भी देखा, विवाद भी देखे हमने, टिगरे वाला और दूसरा गर्ड वाला, है ना। तो दो विवाद है, इनकेस अगर न्यूज पढ़ते रहते हैं आप, कोई नया विवाद आ जाए तो वहां पर जाकर के एक नया विवाद इंक्लूड कर दीजिए। बढ़े आगे, चलिए दूसरा एक देश देखते हैं। इस देश का नाम क्या है, कीनिया। अब कीनिया की लोकेशन को आप देखें, विषुवत रेखा के करीब है, विषुवत रेखा के करीब है, तो क्या लगता है इथोपिया, इथोपिया की तुलना में वर्षा ज्यादा होती होगी, होता होगा। अब यहीं से कीनिया में देखिए, क्या माउंट किलिमंजारो अवस्थित है क्या, बॉर्डर पे देखिए कीनिया तंजानिया, है नैरोबी के नीचे, क्या लग रहा है कीनिया में है कि तंजानिया में है? भारी कंफ्यूजन है नहीं, बॉर्डर पे कीनिया में है, पक्का तंजानिया में है? ठीक है, गूगल जाके करिएगा तो फिर पता चलेगा। अभी करते हैं इसको। इसका मतलब पॉइंट ये बताना चाहते हैं कि अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट लोकेटेड है इस क्षेत्र विशेष में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इलाका पर्वतीय और पठारी होगा, पॉइंट ये बताना चाहते हैं, क्या पर्वतीय और पठारी होगा। चलिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए, तो कीनिया का जब हम कीनिया के लोकेशन को देखते हैं, है ना, कीनिया के लोकेशन को जब हम देखते हैं, तो हमको इसके क्षेत्र विशेष में माउंट किलिमंजारो नजर आता है। अब आप लोग मैप में जाकर के लोकेशन देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा का अंतर है यार, लाइन के दक्षिण की तरफ है माउंट किलिमंजारो, मतलब तंजानिया में अवस्थित है, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये बताना चाहते हैं कि इसका ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है पर्वतीय और पठारी होगा। मैप में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा ना, दिख रहा है ना, पर्वतीय और पठारी क्षेत्र। इसके बाद विषुवत रेखा के करीब है, करीब क्या है, विषुवत रेखा होकर के गुजरता है, तो वर्षा की मात्रा ज्यादा। तो अगर हम कहें कि इसकी जलवायु विषुवत रेखाई जलवायु, तो स्टेटमेंट सही होगा कि कीनिया की जलवायु एक विषुवत रेखाई जलवायु, तो स्टेटमेंट सही होगा। क्लियर है। चलिए, इस दृष्टिकोण से थोड़ा सा इसको देखते हैं या इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें अभी जो हमने पीछे चर्चा किया है ना, हमने चर्चा किया इथोपिया, और इथोपिया से एक भ्रंश घाटी होकर के गुजरेगी, तो आगे कहाँ गया, कीनिया में, है ना। और कीनिया में भ्रंश घाटी आ गया तो सेम चीज, प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही, और यहीं पर तंजानिया और इसके बीच में यहाँ पर अवस्थित है कौन, इसका हाईएस्ट पॉइंट, नाम है माउंट किलिमंजारो। अब थोड़ा सा देखें इसको, थोड़ा सा समझते हैं इस पॉइंट को। देखिए, अगर मान लेते हैं पहले ये एक पूरा का पूरा एक प्लेट था, और अब इस सिचुएशन में इसमें दरार पड़ गया, मिटता किससे है? इसमें दरार पड़ गया कुछ ऐसा, अब ये बताइए कि अगर ये दरार पड़ जाए तो क्या ये वाला हिस्सा उठ करके ऊपर जा सकता है? जैसे मान लीजिए इसको मैंने खींचा खींचा, तो क्या ये वाला हिस्सा टूट करके छिटक करके ऐसे ऊपर हो सकता है? तो इसका मतलब है कि जो भी इलाका आप ये देख रहे हैं, ये दक्षिण वाला जो कि पर्वतीय क्षेत्र है, तो क्या ये भ्रंश पर्वत का एग्जाम्पल है? ब्लॉक पर्वत, भ्रंश पर्वत, प्लेटें एक दूसरे से दूर गई तो दरार पड़ने के कारण पर्वत का निर्माण हुआ है, भ्रंश दरार वाले पर्वत। तो इसका मतलब है कि माउंट किलिमंजारो, उसके पास देखिए माउंट कीनिया भी लिखा होगा,
माउंट किलिमंजारो के पास माउंट कीनिया भी लिखा होगा, लिखा है, लिखा है ना। ये सब क्या है, ये सब भ्रंश पर्वत के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा स्टेटमेंट होगा तो स्टेटमेंट सही होगा। भ्रंश पर्वत मतलब प्लेटें एक दूसरे से दूर गई और जो भी टेक्टोनिक इवेंट्स हुए उसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। थोड़ा फास्ट कर सकते हैं क्या, कि सही है इतना, इतना सही है? चलिए एक दो दिन उसके बाद थोड़ा फास्ट करेंगे थोड़ा, क्योंकि लगभग लगभग सब सब सेम चीजें रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी कुछ समय के बाद। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, आसान सा है। अब इसमें से एक है पूर्वी अफ्रीका का पठार। कीनिया का ज्योग्राफी देखिए, कीनिया का लोकेशन देखिए, तो उसमें लिखा होगा पूर्वी अफ्रीका का पठार। लिखा है कहीं पर या नहीं लिखा है? नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो सोमालिया के पास लगा हुआ क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये वाला, इसको हमने कहा ईस्ट अफ्रीका का पठार या कीनिया का पठार समझिए, कीनिया का पठार समझिए, है ना। ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू या कीनिया के पठार के नाम से लिखा है कीनिया का पठार, कोई बात नहीं। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, कीनिया का पठार। बीच वाले हिस्से में देखिए जहां पर पर्वत है वहां पर क्या लिखा हुआ है, ग्रेट रिफ्ट वैली। और इसी रिफ्ट वैली के एक किनारे पे है ना लिखा होगा कौन सा, माउंट कीनिया। जहां माउंट कीनिया लिखा हुआ है ना, जहां माउंट कीनिया लिखा हुआ है उससे पश्चिम की तरफ बढ़िए, है ना। तो बीच में जो दरार बना हुआ है, क्या उसमें झीलों के नाम लिखे? उसमें से एक झील लिखा होगा लेक टरकाना, ये तुर्काना। ये यूपीएससी ने इस बार सवाल पूछा था, अगर ध्यान होगा तो, लेक तुर्काना के ऊपर मिला, लेक तुर्काना के ऊपर सवाल था शायद, मेरे ख्याल से तो था, है ना। अब ये लेक तुर्काना का लोकेशन अगर आप देखें ध्यान से समझिएगा, बस लास्ट पॉइंट है ताकि समझ जाएं आप। इस कीनिया के लोकेशन में जब आप देखेंगे ना, तो अभी हमने क्या बोला, देखिए विरोधाभास वाले सवाल यूपीएससी पूछता है। हमने अभी क्या किया, हमने कहा कि भाई कीनिया की जलवायु मुख्यतः क्या है, विषुवत रेखाई। ये तो यहां पर होगा ना, इससे जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी। इस लोकेशन पे अवस्थित है लेक तुर्काना, इस लोकेशन पे अवस्थित है लेक तुर्काना। अगर ध्यान से भी इसके लोकेशन को देखें आप, ये जो लोकेशन है कीनिया, तो क्या लग रहा है यहां कौन सा देश होगा? ये कीनिया से इधर की तरफ बढ़िए, साउथ सूडान, साउथ सूडान, क्लियर है। और उससे थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे पश्चिम की तरफ, तो आपको सहारा का मरुस्थल लिखा हुआ दिख जाएगा, फिजिकल मैप में देखिए दिख जाएगा। जहां लेक तुर्काना लिखा है ना, उससे थोड़ा उत्तर और पश्चिम की तरफ दिखाइए, हम बताते हैं, मुझे दीजिए। अब मुझे दिख कम रहा है यार। लेक तुर्काना जो लोकेशन आप देख रहे हैं, इससे उत्तर और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो एक मरुस्थल है ये पूरा, क्लियर है। मतलब मरुस्थल है। और ये जो झील है माना जाता है कि इस मरुस्थल के जस्ट दक्षिण के किनारे पे अवस्थित है, मरुस्थल के जस्ट किनारे पे अवस्थित है। उत्तरी कीनिया में झील अवस्थित है ना, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कीनिया में। तो इस झील को दुनिया की सबसे बड़े रेगिस्तानी झील के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को शायद करा नहीं पाए थे ये, है ना, लेकिन सवाल यही था। लास्ट ईयर अगर देखेंगे ना, तुर्काना वाला आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा, है ना। और ये झील क्या है, ये झील एक अल्कनाइल झील है। अल्कलाइन झील का मतलब क्या होता है, मतलब क्षारीय झील का मतलब क्या होता है, लवण वाला या अलवणीय झील? लवण वाला, लवणीय झील, क्लियर है। और देखने में पानी लगता है, ब्लू है पानी, पानी ये देख के लगेगा कि यार एक गिलास पी ले पानी, लेकिन पानी है लवणीय, क्लियर है। इसका मतलब इसके निकास का कोई रास्ता नहीं, जो भी है वाष्पीकरण के माध्यम से ये स्थिति बन रही है, अल्कलाइन लेक। चलिए, तो एक लेक पता चल गया आपको, कौन सा है, लेक तुर्काना। कहां पर अवस्थित है, भ्रंश घाटी में। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये कीनिया है। इस कीनिया में जो ऊपर से इथोपिया आ रहा है, इस इथोपिया से जो भ्रंश घाटी है, इस भ्रंश घाटी में अवस्थित एक झील है, नेम है लेक रुडोल्फ या लेक तुर्काना। ध्यान रहेगा, एक इंपॉर्टेंट लेक जो कि अब तो पूछ लिया इस साल यूपीएससी, है ना, तो अब तो क्या ही बनेगा अगले साल सवाल।
लेकिन हाँ, ऐसे करके हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया था, तो एक ये है लेक तुर्काना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका इंपॉर्टेंट कैपिटल, मतलब बहुत सारे शहर है, लेकिन कैपिटल कौन सा है इसका? नैरोबी। कई बार आपने पढ़ा होगा। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एनवायरनमेंट में पढ़े हैं ना, 1972 में बना हुआ एक संगठन। 70 के दशक में यूनाइटेड नेशंस को समझ में आया कि भाई पर्यावरण के लिए भी काम करना जरूरी है, और पर्यावरण के लिए डेडिकेटेड एक संस्था उसने बना दी, उसका नाम था यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। उसका हेडक्वार्टर यहीं पर है। कहाँ पर? कीनिया में। कौन से शहर में? नैरोबी। बस इतना ही रहने दीजिए, बस इसका कैपिटल यही है। यूएन का है ना, किसका हेडक्वार्टर है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये पूरा का पूरा मान लेते हैं कि ये क्षेत्र है कीनिया। अब इस कीनी मतलब ये कीनिया, इसके उत्तर में एक झील है, इस झील का नाम क्या है? तुर्काना। और यहाँ पर एक देखिए एक झील है, उस झील का नाम क्या है? विक्टोरिया। आप अपने नक्शे में देखिए, मिल जाएगा। किसकी उत्पत्ति का क्षेत्र? व्हाइट नाइल या ब्लू नाइल? ब्लू नाइल तो कहाँ से निकल रहा था? लेक तुर्काना से, टाना से। तो इसका मतलब है व्हाइट नाइल का सोर्स कौन सा हो गया? विक्टोरिया। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि विक्टोरिया जो झील है वो कितने देशों के बीच अवस्थित है? तो एक तो हो गया कीनिया, आगे चर्चा करेंगे, अभी छोड़ देता हूं, ठीक है? बस घर जाकर के देखिएगा, आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर एक झील हो गया, कौन सा? लेक विक्टोरिया हो गया, ठीक है? तो इसका मतलब है कि इस लेक विक्टोरिया का महत्व होगा या नहीं होगा? है ना? यहां तो मछली पालन ज्यादा नहीं हो सकता है तुर्काना में, तो कहाँ होगा? इस वाले हिस्से में। तो यहाँ पर फिशिंग के दृष्टिकोण से, है ना, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के दृष्टिकोण से देखा जाए, टूरिज्म के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो गया, ये हो गया। और बाकी है ना, एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो गया कौन सा? किकुयू। किकुयू मतलब ये, अगर इस पूरे रीजन को देखेंगे ना, ये वाला सेंट्रल पार्ट ऑफ ये, तो इसको कहा गया किकुयू रीजन। मसाई मारा का नाम सुने? मसाई कौन कौन से क्षेत्र में है? मसाई, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। मसाई का नाम सुने हैं या नहीं सुने? सुने हैं ना? खून पी के जो जीता है, ठीक है, खून पी के नहीं जीता है यार, जब जरूरत पड़ता है तो खून पी लेता है। ऐसा नहीं कि ड्रैकुला है, जब मर्जी खून ही पी लेगा, है ना? सूडान, है ना? लेकिन जैसे है ना कि सूडान में मसाई पाए जाते हैं बेसिकली, लेकिन ये मसाई रीजन यहाँ पर दक्षिणी हिस्से में भी, है ना, ये कीनिया का ये जो हिस्सा है, इसको मसाई क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो मसाई क्या है? मवेशी पालन करते हैं, जैसे आप इसको देख रहे हैं। चर्चा करूंगा, जिसका वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं हुआ है, क्लाइमेटोलॉजी वाला सेक्शन, उसको बताएंगे। तो मसाई जो जनजाति है, ये इनका शादी ब्याह इस बात से निर्भर करता है कि भाई साहब इसके पास है कि नहीं कुछ गाय भैंस, मतलब ये जीव जंतु, है ना, यही इनका सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम है बेसिकली। लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसके मतलब घूमते रहते हैं। तो मसाई जनजाति कैटल हर्डिंग कम्युनिटी है, मतलब मवेशी पालन पे फोकस करते हैं, और अपने जीवों से बहुत प्यार करते हैं, जानवरों से। अगर खाने पीने का दिक्कत हो जाए तो इसके मतलब है ना, पिंच कर देते हैं और उससे ब्लड निकाल लेते हैं, एक आध ग्लास पी करके उसको जीवित छोड़ देते हैं, भाई जी लो अपनी जिंदगी, मार करके खाते नहीं है इसको। क्लियर है कि यार जरूरत पड़े तो मेरे भी पोषण की जरूरत पूरी हो जाए, ये भी जीवित रह जाए, लेकिन किल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो स्ट्रेंथ है, समाज में स्टेटस है, वो संख्या पे निर्भर करता है जीवों की। खैर, तो एक आपको नाम क्या पता चल गया? मसाई। एक आपको झील पता चल गया, कौन सा? लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया, है ना? केवल अगर लिखा होगा कि केवल कीनिया में अवस्थित है, तो स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा ना। केवल कीनिया में अवस्थित नहीं, कितने देशों के बीच अवस्थित है, कल बात करेंगे। थोड़ा और हो जाने दीजिए, देश तो अपने आप ही हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र है बीच वाला हिस्सा, अभी डिस्कस कर ही कर रहे थे। और क्या समुद्र के तट के पास है? समुद्र के तट के पास हो या ना हो, विश्व रेखाई जलवायु तो है ही ना। तो हमको मालूम है कि चाय की खेती कहाँ होती है? ढलानों पे होती है। चाय की खेती ढलान पे होती है। और ढलान पे क्यों होती है? क्योंकि चाय बुरा मान जाता है। चाय बुरा ये मान जाता है कि भाई उसकी जड़ों में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे ऐसे समझिए कि मैं आपको पानी दूं पीने के लिए ग्लास में, आप कहें कि नहीं यार, बहते हुए झरने का ही पानी पीता हूँ, है ना, रुका हुआ पानी मैं नहीं पीता हूँ। तो चाय कहता है कि मैं झरने का पानी पीता हूँ, मैं ढाल पे होता हूँ और बहता हुआ पानी ही एब्जॉर्व करता हूँ। अगर मेरी जड़ों में कुछ समय के लिए भी पानी इकट्ठा होगा तो जड़ें सड़ जाती हैं, और जड़ें सड़ जाती हैं तो इसीलिए चाय हमेशा ढलान पे होता है, स्लोप पे होता है।
अगर वहाँ पानी इकट्ठा होगा तो उसकी जड़ें जल्दी से सड़ जाती, पानी को टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए चाय की खेती कभी भी समतल मैदान पे ना होकर के, है ना, ढलान वाले इलाकों में की जाती। तो ये जो इलाका है ना, खास करके आप देख ही लिए, माउंट कीनिया है, माउंट किलिमंजारो है, पर्वतीय क्षेत्र है ये बीच वाला, ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। तो ढलान क्रिएट हो गया, पर्वत बन गया, तो उन हिस्सों में यहाँ पर चाय के बागान या चाय की खेती की जाती है। बढ़ो आगे तो चाय की खेती, और बाकी वही है, कॉफ़ी उगाया जाएगा तो हाँ, ऊपर इथोपिया ओरिजिन स्टेट है तो उसके आसपास के क्षेत्रों में भी कॉफ़ी का कल्टीवेशन किया जाता है, बाकी छोड़ दीजिए, इसका कोई खास रोल नहीं। और बाकी हमने ये झील तो कर ही लिया, है ना। अब यहाँ पर वही है, कीनिया के खनिज संसाधन के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, तो यहाँ पर लेक मगाडी का लोकेशन किसी को मिला? दक्षिणी हिस्से में देखिए, मिलेगा शायद, संभवतः नहीं है, चलिए। किसी को पता है कि ये, सॉरी, लेक मगाडी नहीं है, हाँ सही बोल रहे हैं, लेक मलावी है, दक्षिण की तरफ देखिए, मिल जाएगा, मिल गया। ये लेक भी भ्रंश घाटी में अवस्थित है। किस घाटी में अवस्थित है? भ्रंश घाटी, लेक मलावी दक्षिणी हिस्से में मिला। हाँ, मोजम्बिक की तरफ एक बार देखिए आप लोग, लेक मलावी मिल गया। बस एक छोटा सा पॉइंट बताते हैं, फिर चर्चा करते हैं सोडा ऐश के बारे में। देखिए, एक झील आपने देखा यहां पर, लेक टरकाना, एक झील आपने देखा यहां पर, कौन सा? लेक विक्टोरिया। और नीचे चले जाएंगे तो कौन सा देश है? मोजम्बिक। तो मोजम्बिक में एक झील है, उस झील का नाम क्या? लेक मलावी। ऐसे करके लिखा होगा ना। अगर यूपीएससी ये कहेगा, एक छोटा सा सूचना दे देते हैं, अगर कहे कि ये झील टरकाना, विक्टोरिया और मलावी, ये तीनों भ्रंश घाटी में अवस्थित है, अगर लिखा होगा तीनों भ्रंश घाटी में अवस्थित हैं, तो क्या स्टेटमेंट सही होगा? गलत होगा। ठीक है, अगर स्टेटमेंट दे कि तीनों झीलें भ्रंश घाटी में अवस्थित है तो स्टेटमेंट गलत होगा। लेक विक्टोरिया भ्रंश घाटी में अवस्थित नहीं, भ्रंश घाटी के पूर्व में अवस्थित है। एक तथ्य के रूप में ध्यान में रखिए कि लेक विक्टोरिया भ्रंशन की क्रिया से नहीं बना है ना। जहां भ्रंश है, उस भ्रंश घाटी में जो झीलें हैं उसमें से एक लेक टरकाना है, या रुडोल्फ के नाम से जाना जाएगा, है ना। लेक एडवर्ड, कीवू, सीवू, मलावी, टंग्यानिका, ये सब है, लेकिन लेक विक्टोरिया नहीं। लेक विक्टोरिया उसके पूरब की तरफ अवस्थित एक झील है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। सोडा ऐश, कोई जानता है सोडा ऐश के बारे में? क्या है ये है क्या? वो सोडा जो पीते हैं वो वाला? रेत नहीं, वो तो बाद में, रेयर अर्थ एलिमेंट इधर इधर हटा दीजिए। ये सोडा ऐश, कपड़े, कोई केमिस्ट्री मेस्ट्री नहीं पढ़ा है क्या? हाँ, पढ़े तो बताइए ना। बाइकार्बोनेट का यूज क्या है? हाँ, तो जितना आप लोग ये सर्फ साबुन लगाते हैं ना, उसका रॉ मटेरियल है ये सोडा, है ना। तो ध्यान रहेगा, तो अगर सोडा ऐश कहे तो इसका मतलब है कि जितने भी डिटर्जेंट हैं उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल के रूप में, सोर्स के रूप में इस्तेमाल होता है। तो अगर यूपीएससी ये कहे कि कीनिया उसका वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो स्टेटमेंट सही होगा। क्लियर है कि डिटर्जेंट के लिए, या है ना, उसके लिए तुलनात्मक रूप से एक विशाल भंडार है, तो स्टेटमेंट सही होगा। तो एक बात तो ये हो गया। दूसरा ये है, नाम क्या है? टाइटेनियम। क्या लग रहा है, मेटल है, धात्विक खनिज है या अधात्विक खनिज है? क्या है इसका इंपॉर्टेंट रोल टाइटेनियम का? हल्का होता है, तो फिर गलांग बिंदु बहुत ज्यादा होता है, लाइटर होता है, हल्का होता है, गलांग बिंदु ज्यादा होता है। तो जितने आप देखते हैं ना मंगल ग्रह पे जो सामान उमान और इंस्ट्रूमेंट भेजे जाते हैं, वो हल्के होने चाहिए ना, पेलोड कम होना चाहिए, तभी लंबी उड़ान भर सकता है। तो जितने भी आप देखेंगे कि हाईली जो भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, और खास करके जितने भी आप देखेंगे कि
मार्स के मिशंस भेजे जा रहे हैं या चंद्रयान के मिशंस भेजे जा रहे हैं, उसमें टिटेनियम का लार्ज स्केल में इस्तेमाल होता है क्योंकि लाइटर है ना, गलांग बिंदु तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। तो क्या क्या मैं इसको ये कह सकता हूं कि चौथे औद्योगिक क्रांति के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डिमांड तुलनात्मक रूप से ज्यादा होगा? जैसे जैसे दुनिया है ना इसकी तरफ बढ़ेगी, ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स का डिमांड या ऐसी चीजों का डिमांड ज्यादा होगा। तो क्या एक इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है, मेजर ग्लोबल सप्लायर। तो टिटेनियम के बारे में स्टेटमेंट हो, जैसे कहा जाए कि इनमें से कौन कौन से देश टिटेनियम के लार्जर सप्लायर है, और उसमें कीनिया लिखा हो तो आप टिक कर दीजिएगा कि कीनिया एक इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है। और बाकी थोड़ा और हो जाने दीजिए अफ्रीका 3-4, तो मैं पूरा 1 2 3 का रैंक बता देता हूँ यहाँ पर। तो टिटेनियम हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, सोडा ऐश। कोयला वोयला लिखा हुआ तो ऐसे स्टेटमेंट गलत होंगे। पूरे अफ्रीका में कोयले के भंडार बहुत ही लिमिटेड है, मतलब एक इन जनरल बात बता रहे हैं। तो अगर यूपीएससी ये कहता है कि कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं, या किसी देश का नाम ले और कहे कि कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं, तो सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका को छोड़ के या साउथ अफ्रीका को छोड़ करके उसके होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। तो कोयले के बारे में अगर स्टेटमेंट दे तो स्टेटमेंट गलत होगा। तो इसके पास अलग है, मतलब टिटेनियम, और दूसरा कौन सा हो गया, सोडा ऐश। बढ़ूं आगे। जियोथर्मल एनर्जी होगा या नहीं होगा, भूतापीय ऊर्जा है ना, भ्रंश घाटी से होकर के गुजरता है तो भूतापीय ऊर्जा होगा। बढ़ता हूं आगे, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्या लिखा, विंड एनर्जी। क्या लगता है विंड एनर्जी की संभावनाएं होंगी या नहीं होंगी? समुद्र तट के पास है या नहीं, तट से लगता है या नहीं? तो अगर मैं कहूं कि हिंद महासागर का देश है एक, इसकी तटीय सीमा लगती है, तो स्टेटमेंट सही हो। छोटा सा पतला सा, ध्यान से देखिए मिल जाएगा, पतला सा सकरा सा क्षेत्र जो कि हिंद महासागर से लगता है, मिल गया। बढ़े आगे। तो इसका मतलब है कि तटीय क्षेत्रों में, मतलब अगर कहा जाए तो विंड एनर्जी की भी पॉसिबिलिटीज तुलनात्मक रूप से ज्यादा होगी। और बाकी भूतापीय ऊर्जा वाला तो तर्क आपको मालूम ही है कि बीच से भ्रंश घाटी होकर के गुजरता है। अब आपने कभी सुना होगा है ना, फ्लोरा और फौना के दृष्टिकोण से घास भूमि है, जैसे नीचे दक्षिणी हिस्सा भी क्या देख रहे थे, मसाई वाला क्षेत्र। उत्तर वाले हिस्से में तो वर्षा ज्यादा होगी, जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूर जाएंगे वर्षा की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होगी, है ना। तो यह बहुत फेमस है पूरी दुनिया भर में, है ना, पूरी दुनिया भर में सवाना के घासलैंड। सवाना मतलब होता है वो क्षेत्र जहां पर वर्षा की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती। तो विषुवत रेखा से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होगी, तो पेड़ों की जगह घास के मैदान ज्यादा होंगे, है ना, ग्रासलैंड तुलनात्मक रूप से ज्यादा होंगे। उसी को हम सवाना के या सवाना के घास भूमि के नाम से जानते हैं। तो जो दक्षिणी हिस्सा है, जैसे बीच में मान लीजिए विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे पेड़ पौधों की जगह घास का घनत्व तुलनात्मक रूप से ज्यादा होगा, है ना। उसी को हम सवाना ग्रासलैंड्स के नाम से जानते हैं। तो अगर यूपीएससी ये कहता है कि कीनिया में है ना विषुवत रेखाई वन पाए जाते हैं, तो स्टेटमेंट सही होगा। कीनिया में उष्णकटिबंधीय घास भूमि या ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, जिसको सवाना घास के मैदान के नाम से जानते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही होगा। ये कहेगा कि केंद्रीय पार्ट में मिलेगा, तो स्टेटमेंट गलत होगा। विषुवत रेखा से दूर, या तो उत्तर की तरफ नहीं तो दक्षिण की तरफ, ठीक है। बढ़े आगे। तो इसी को है ना कई बार ग्रेट गेम रीजन भी कहते हैं। ग्रेट गेम का मतलब है कि विभिन्न जीव जंतु हैं, सब एक दूसरे का शिकार उकार कर रहे हैं, है ना, तो ग्रेट गेम रीजन के नाम से भी जाना जाता है। और बाकी ये जेब्रा वेब्रा है ना, फाउंड प्राइमरली इन कीनिया। केवल कीनिया में नहीं, मुख्य रूप से कीनिया में ज्यादा देखने को मिलता है। बढ़े आगे चलिए। और बाकी है ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर होते रहते हैं, लेकिन बड़ा कन्फ्लिक्ट नहीं है ना। जैसे इलेक्शंस को लेकर के कुछ कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा विवाद वाला नहीं। जैसे टिग्रे है कि भाई हम कीनिया से अलग, मतलब इथोपिया से हम अलग होना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी समय समय पे चुनावी हिंसा जैसे भारत में होता है, अलग अलग जगहों पे होता है इलेक्शंस के समय में, वैसा होता रहता है। लेकिन ऐसा कोई इंटरनल कन्फ्लिक्ट नहीं है जहाँ पर कोई कीनिया से अलग होना चाहता हो, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर राजनीतिक रूप से कोई खास चर्चा करने के लिए स्कोप नहीं। बढ़ो आगे। सूखा पड़ने की संभावनाएं रहती है इस क्षेत्र विशेष में। सूखा बाढ़ दोनों आएगा, तट के पास है तो भारी वर्षा की स्थिति भी होगी, और अगर मानसून, इसकी जलवायु मानसूनी है ना, विषुवत रेखा के पास है, उत्तर वाली की जलवायु मानसूनी है, होगा ना, साल के कुछ महीनों में वर्षा होगी। तो कई बार मानसून के फेलियर की स्थिति होती है, तो दोनों ही स्थितियां होंगी, बाढ़ की भी और सूखे की भी। और दक्षिण हिस्सा क्या है, घास का मैदान है। कीनिया का दक्षिण हिस्सा घास का मैदान, तो वर्षा की मात्रा रिलेटिवली कम होगी, तो सूखा पड़ने की भी संभावनाएं ज्यादा रहती है। बाकी कुछ पूछेगा नहीं इसमें, अंटिल अनलेस कोई एक्सट्रीम कंडीशन ना हो, जैसे ऐसा कोई अभी पिछले साल या अभी कोई सूखे की स्थिति उत्पन्न नहीं है जिसके कारण सवाल पूछा जाए। लेकिन हाँ,
इस पे नजर रखिएगा, चूंकि मानसूनी जलवायु जैसा है, इसका मैक्सिमम हिस्सा बीच में तो विषुवत रेखा है, लेकिन बहुत सारा हिस्सा उत्तर में है और दक्षिण में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम देखते हैं कि सीजनल नेचर में फ्लक्चुएशन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो किसी साल न्यूज में अगर ऐसा है तो थोड़ा सा सूखे और बाढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखिएगा, लेकिन अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास नहीं। डायस्फोरा क्या पूर्वी हिस्से में है अवस्थित? तो पूर्वी हिस्से में है, तो इसका मतलब है कि हिस्टोरिकली हमारा इनके साथ, इस क्षेत्र के साथ लंबा संबंध रहा है। तो इंडियन डायस्फोरा का प्रभाव या साइज तुलनात्मक रूप से क्या होगा? ज्यादा, है ना। तो इंडियन डायस्फोरा का प्रभाव इस क्षेत्र विशेष में काफी ज्यादा है। तो बस इतना ही। और बाकी हिंद महासागर के दृष्टिकोण से वही बात यहाँ पर मैप बना दिए हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार इस क्षेत्र विशेष में प्रभावी रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसको आपने नाम सुना होगा, सागर। क्या है सागर? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन्स। कभी सुने हैं नाम सागर का, है ना। अब इस सागर में समझ में आया कभी आपको सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन का मतलब क्या है? सागर की रणनीति हिंद महासागर के लिए है, तो हिंद महासागर में इसका मतलब क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, सुरक्षा और विकास ऑफ ऑल रीजन्स। अगर आप हिंद महासागर को देखेंगे तो एक पश्चिमी एशिया एक रीजन हो गया कि नहीं, ये इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं? दक्षिणी एशिया, साउथ एशिया। ये जो इसको देख रहे हैं आप, इंडोनेशिया वाला, मलेशिया वाला, थाईलैंड वाला, इसको क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट एशिया। और इसको क्या कहेंगे? अफ्रीका का कौन सा हिस्सा? पूर्वी हिस्सा, ईस्ट अफ्रीका। तो क्या ये सब अलग अलग रीजन्स नहीं है? पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ईस्टर्न पार्ट, पश्चिमी एशिया। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ दक्षिणी एशिया। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ये मतलब है सागर का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन्स। कौन से रीजन? हिंद महासागर। तो क्या इसमें पूर्वी हिस्सा भी आएगा? तो पूर्वी हिस्सा भी हमारी रणनीति का हिस्सा है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन्स। बढ़े आगे, और बाकी आईआर में पढ़िएगा तो थोड़ा समझ में आएगा, है ना। चर्चा करें थोड़ा सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन्स, हाँ थोड़ा करें, तो फिर बाकी जो पढ़ेंगे ना आप आईआर वाईआर में, तो समझने में थोड़ा आसानी होगा। इतना ही करके छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे इससे भी हो जाएगा, मिटाना पड़ेगा लेकिन, चलिए। कुछ इस तरह से बना लीजिए। चलिए देखिए क्या है, यहां पर एक स्टेट जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका देख रहे हैं, यहां पर एक देश है, उसका नाम क्या है? सोमालिया। देखा है ना, सोमालिया मिल गया होगा। ये भारत है ना। इसको थोड़ा सा पतला बना लीजिए, तो ये लाल सागर है, रेड सी। और लाल सागर में एंट्री पॉइंट कौन सा है? इसको बाबल मंडेब, है ना। अभी न्यूज में रहा था ना ईरान वाले में, बाबल, है ना, पूरा नहीं लिख रहे, बस बाबल लिख देते हैं। बाबल, बाबल मंडेब। इस रास्ते से आप अरब सागर से लाल सागर में एंटर करते हैं। क्लियर है? अब इसके इस तरफ एक देश है, उस देश का नाम क्या है? यमन। अगर आप देखेंगे लाल सागर के जस्ट उत्तर में, है ना, वेस्ट एशिया में जो देश अवस्थित है उसका नाम है यमन। और इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जस्ट दक्षिण में आप देश देखेंगे तो जो अवस्थित है उसका नाम है सोमालिया। दोनों देश दिख जाएंगे आपको। बढ़े आगे, आपने नक्शे में देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब सोमालिया और ऊपर यमन, ये दोनों ही राजनीतिक रूप से अस्थिर है, पॉलिटिकली अनस्टेबल। यमन 2015 से लगातार अस्थिर है, उसका कारण संभवतः आपने पढ़ा होगा। ईरान वाले उसमें मसले में समझ ही रहे होंगे ना कि यमन का इस्तेमाल ईरान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाम बार बार आता होगा, हौतीज, हौतीज मिलिशिया करके नाम आ रहा होगा, सुने हैं कि नहीं? सुने हैं ना। तो देखिए क्या है सारा मामला, क्या है सारा मामला, शिया और सुन्नी का है इस क्षेत्र में, पश्चिमी एशिया में। कि सऊदी अरेबिया मुख्यतः सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम का फॉलोअर है, और ईरान जो है वो शिया समुदाय है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन। और पूरी दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी हो, लेकिन शिया और सुन्नी के बीच में लगातार विवाद की स्थिति रहती है। तो पश्चिमी एशिया में महाशक्ति कौन हो?
अरब कंट्रीज को लीड कौन करे, तो सऊदी अरेबिया चाहता है कि मैं लीड करूं, और ईरान कहता है कि भाई मेरे से बड़ा पावर कोई नहीं। क्लियर है। और दोनों का मेन लड़ाई विचारधारा का है, वैचारिक है। एक है सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम का फॉलोअर और एक है शिया सेक्ट ऑफ इस्लाम का फॉलोअर। अब ईरान क्या चाहेगा, ईरान ये चाहेगा कि सऊदी अरेबिया जो मेजर पावर है इसको मैं चारों तरफ से घेरूं, और जो इसके अगल बगल के पड़ोसी देश हैं उनमें वो सरकारें हों जो ईरान के द्वारा समर्थित हो, यही चाहेगा ताकि सऊदी अरेबिया को घेरा जाए। और सऊदी अरेबिया क्या चाहेगा, ईरान को अस्थिर करे, है ना, अनस्टेबल करें, तभी सऊदी अरेबिया एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो सकता है। अब इन दोनों के किरदार में, जो दोनों किरदार है, इसमें तीसरा शक्ति आ जाएगा इजराइल, है ना। इजराइल दोनों को पसंद नहीं है। क्यों? इजराइल जो है एक यहूदी देश है और दोनों मानते हैं कि इसको नक्शे से मिटा देंगे, है ना। शुरुआत में जब युद्ध हो रहा था 48 के दशक में, तो दोनों ने ही इजराइल का विरोध किया था। तो एक ऐसा मुद्दा जिसमें दोनों की सहमति बनती है वो है इजराइल, ठीक है। और इजराइल चाहता है कि यार ये दोनों जो है ना ये कमजोर हो जाएं तो मैं महाशक्ति बन जाऊं, क्योंकि अगर तीसरा कोई महाशक्ति इस क्षेत्र में है तो वो है इजराइल। तो तीनों के बीच में आपस में बनती तो बिल्कुल नहीं। क्लियर है। और हमारी तीनों से बनती है, ईरान से भी बनती है, सऊदी अरेबिया से भी बनती है और इजराइल से भी बनती है। तीनों हमारे मित्र देश हैं। तो हम करें तो करें क्या, एक के यहाँ चले जाते तो दूसरा बुरा मान जाता है। तो भारत के लिए पश्चिमी एशिया में जो विदेश नीति है वो त्रिदिशात्मक है, ट्राई डायरेक्शनल है, कि हमको तीन दिशाओं में साधना पड़ता है, तीनों को संतुलित करना पड़ता है, तीनों के हितों के दृष्टिकोण से, अपने हितों के दृष्टिकोण से इनको संतुलित करना, ये हमारा मुद्दा है। अब यहाँ पर जो मैं आपको पॉइंट सागर के दृष्टिकोण से बताना चाहता हूँ कट शॉर्ट करके, वो ये है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन, ये भारत ने तो कह दिया कि हिंद महासागर में हमारी रणनीति ये है कि सबकी सुरक्षा और सबके विकास को हम सुनिश्चित करें, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे साउथ एशिया हो, चाहे वेस्ट एशिया हो, चाहे ईस्ट अफ्रीका, चाहे छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड कंट्रीज का एसोसिएशन हो, हम सब की सुरक्षा करना चाहते हैं। क्यों? भारत से बड़ा कोई महाशक्ति हिंद महासागर में नहीं है। जो भी जीडीपी का साइज हमारा है, लेकिन हमसे बड़ा जीडीपी का साइज पूरे हिंद महासागर में किसी का नहीं। और जनसंख्या में तो क्या कहने, उसमें तो कोई टक्कर दे ही नहीं सकता है। क्लियर है। तो पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से सबसे बड़े, जीडीपी के साइज के दृष्टिकोण से सबसे बड़े, जितनी बड़ी हमारी फौज है और नवल पावर है उतना बाकी देशों का इस क्षेत्र में किसी भी देश को मिला ले तो नहीं। तो उसका मतलब है इस क्षेत्र की महाशक्ति कौन है? हम है। तो रणनीति कौन बनाएगा? हम ही। और अगर हम नहीं बनाएंगे तो चीन आके रणनीति बनाएगा यहाँ पर। तो हम क्या कह रहे हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन, कुछ भी संकट हो, कुछ भी दिक्कत हो, भारत लगातार हर संभव आपको मदद करने की कोशिश करेगा। अब मसला ये है कि अगर कोई संकट आ जाए इस क्षेत्र में तो भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए, और ना कर पाए तो अमेरिका आएगा, फ्रांस आएगा, जर्मनी आएगा, यूके आएगा, चीन आएगा। और अगर ये आए तो अपने अपने हितों के हिसाब से हिंद महासागर का इस्तेमाल करेंगे। तो भारत चाहता है कि एक तो विवाद ना हो, और अगर विवाद हो तो भारत उसको प्रभावी रूप से सॉल्व करे। अब मामला क्या है, कहानी थोड़ी पीछे जाती है 2011 के आसपास। ये जो सोमालिया है ये फेल्ड स्टेट है। फेल्ड का मतलब है कि कोई भी एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, जैसे कोई केंद्र की सरकार जो पूरे देश भर में अपने प्रभाव को स्थापित करती है, तो फेल्ड स्टेट है। मतलब यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति। तो यहाँ पर केंद्र सरकार तो कुछ खास कर नहीं पाती है, तो लोग खुद पे निर्भर है। तो लोग खुद पे निर्भर होंगे तो क्या होंगे, यहाँ से कोई जहाज जा रहा है, लूट लो, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, समुद्री डाकू, या इसी को हम क्या, कौन सी समस्या कहते हैं, पायरेसी। पायरेसी सुने ना शब्द, यही पायरेसी की समस्या। कहाँ से शुरू हुआ? हिंद महासागर के अफ्रीका या हॉर्न ऑफ अफ्रीका से, या आप कह सकते हैं सोमालिया से। अब 2011 में ऐसा कौन सा जहाज है जिसको इन्होंने लूटा ना हो? क्या अमेरिका, क्या जापान, क्या फ्रांस, सबको पकड़ के लूट लेते थे। क्लियर है। कभी मूवी देखिएगा, बहुत सारे मूवी बने हुए हैं इस पे, ठीक है। जब सबको लूट लिया, ऐसा कोई भी देश नहीं बचा, मेजर पावर्स, तो सबका ईगो हर्ट हो रहा होगा कि भाई अमेरिका की जहाज तक को नहीं छोड़ा। तो अमेरिका का ईगो अलग होगा, फ्रांस का अलग होगा। तो सब देशों ने मिल करके 2011 में रणनीति बनाई कि भाई ग्रिड पैटर्न में काम करते हैं। ग्रिड पैटर्न का मतलब है कि इस पूरे रीजन को ऐसे डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे ग्रिड में। इसको फ्रांस देखे, इसको जर्मनी देखे, इसको भारत देखे, इसको चाइना देखे, इसको यूके देखे, अलग अलग इलाके। अब ये समुद्री डाकू जाएगा तो जाएगा कहाँ? किसी न किसी इलाके में जाएगा और सबकी जिम्मेदारी होगी। तो क्या होगा, पायरेसी की समस्या का समाधान होगा कि नहीं? हो गया समाधान 2012-13 तक आते आते। लेकिन जो समाधान करने आए थे ना, उनको सुख बहुत मिला कि भाई साहब हिंद महासागर में हमारा प्रभाव बढ़ गया,
अब 2013 तक पायरेसी की समस्या तो सॉल्व हो गई, लेकिन कोई जाने को राजी नहीं है यहाँ से। सबको लगता है कि अपना अपना मिलिट्री बेस बना लेते हैं। तो 2013 के बाद हिंद महासागर का सैन्यकरण बढ़ गया, मिलिटराइजेशन ऑफ हिंद महासागर, इंडियन ओशन। बेसिकली किस नाम से एंटर हुए थे? पायरेसी के नाम से। पायरेसी की समस्या खत्म, लेकिन जाने को कोई राजी नहीं, तो हिंद महासागर का सैन्यकरण हुआ। ये भारत के लिए अच्छा है या गड़बड़? और चीन को यहीं से मजा मिला कि भाई हिंद महासागर में प्रभाव बढ़ाते हैं। फिर यहाँ से वो अलग अलग तरीके से पूरे हिस्से में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए जिबूती से लेकर के यहाँ चले आए। और यहाँ पर कौन सा आइलैंड है? अंडमान निकोबार की जस्ट ऊपर, वेरी गुड, कोकोस। नाम नहीं सुने क्या? इस कोकोस से लेकर के, है ना, जिबूती तक लगातार सैन्यकरण कर रहा है। क्या पाकिस्तान इसमें? कौन सा? ग्वादर बंदरगाह, ईरान, है ना, भी उसका हिस्सा है। चाबहार भी जाने ही वाला है, ऑलमोस्ट चला ही गया है ना, जिबूती। श्रीलंका में हमद तोता, याद है? तोते उड़ गए हमारे तो इस डील से, है ना। बड़ी मुश्किल से मालदीव्स बचा है। तो कुल मिलाकर के इस रणनीति पे काम कर रहा है। मोतियों के माला का सिद्धांत कहा जाता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स 1997 में बोला था। अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नहीं कहता है, अब कहता है MSR, मैरीटाइम सिल्क रूट। मैं तो समुद्री रूट बना रहा हूँ, बंदरगाह विकसित कर रहा हूँ ताकि व्यापार को बढ़ावा मिले, भारत को थोड़ी ना घेर रहा हूँ। तो इस तरह से लगातार सैन्यकरण बढ़ा हिंद महासागर में, और बढ़ा तो भारत के हितों के दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण है ना। अब भारत क्या करे? तो भारत को भी अलग अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। उसी रणनीति का जवाब है सागर। उसी रणनीति का जवाब है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, AAGC के नाम से सुने होंगे संभवतः। एशिया और अफ्रीका के बीच में ग्रोथ का कॉरिडोर बनाया जाए ताकि अफ्रीका में भारत निवेश कर पाए। किसकी मदद से? जापान की मदद से। तो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर ज्वाइंट वेंचर है जापान का और इंडिया का, और मेन पर्पज है इस हिंद महासागर से लेकर के अफ्रीका से लेकर के, सॉरी, एशिया से लेकर के अफ्रीका तक भारत ने प्रभाव को बढ़ा पाए। ये सब है रणनीतियों का कुछ हिस्सा। तो हम बार बार क्या कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिए इन देशों पर निर्भर न रहो, हम सब मिलकर के सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, सिक्योरिटी। और हमारा मेन फोकस सिक्योरिटी नहीं है, हमारा मेन फोकस है हिंद महासागर का विकास, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन्स। अंडरस्टैंडिंग बना इसको लेकर के। ये रणनीति है, इसी रणनीति के दृष्टिकोण से आगे पढ़िएगा आइए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो भी रणनीतियां हम बना रहे हैं इसी को आगे बढ़ाते हुए सीक्वेंस में बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बाकी कभी और चर्चा करेंगे। अब सैन्यकरण का इलाज क्या होगा? हमेशा गांधी तो नहीं हो सकते, चाणक्य भी होंगे। तो भारत को क्या करना पड़ेगा? अगर हिंद महासागर का सैन्यकरण हो रहा है तो हमको भी मालाबार एक्सरसाइज करना पड़ेगा ना। तो हमको मालाबार एक्सरसाइज जापान के साथ मिलकर के, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के, US के साथ मिलकर के करना पड़ रहा है। चाहते नहीं है, लेकिन कोई आंसर हमारे पास उसका है नहीं, तो हम भी सैन्यकरण की तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मालाबार एक्सरसाइज उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्वाड उसका एक इंपॉर्टेंट पक्ष है। 4 देशों का समूह बनाना पड़ रहा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, या उसमें हमको शामिल होना पड़ रहा है। क्यों? हिंद महासागर का सैन्यकरण बढ़ रहा है। चलिए इतना काफी है। कल की क्लास में, कल टाइम से शुरू करेंगे, अफ्रीका का जो बाकी वाला हिस्सा है इसको सुनिश्चित करेंगे। अब आप लोगों का जो कंसर्न है बताइए, अगर कोई कंसर्न है तो बताइए। ठीक है, खुश नहीं हो? चलो ठीक है, कल की क्लास में मिलते हैं। कुछ कहना है? चलो तो कल की क्लास में मिलते हैं, शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट।